तुम्हारी अमीर गर्लफ्रेंड ये देखना चाहती थी कि तुम कंजूस हो या नहीं। वो तुम पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसने तुम्हारी दादी की जीवन भर की बचत के पैसे भी उड़ा दिए। ठीक तभी जब तुम्हें पूरा यकीन था कि तुम आखिरकार दादी की सर्जरी के लिए पैसे दे सकते हो, अस्पताल के क्लर्क ने तुम्हारा कार्ड वापस थमा दिया। सॉरी, लेकिन आपके कार्ड में पर्याप्त पैसे नहीं है। आपने क्या कहा? क्लर्क ने सब्र के साथ अपनी बात दोहराई। आपके कार्ड में काफी पैसे नहीं है। तुम सन्न होकर वहीं खड़े रह गए। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगले ही पल तुमने अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को फोन लगाया। तुमने उससे जवाब मांगा, वेनेसा, क्या तुमने मेरे अकाउंट के पैसे इस्तेमाल किए हैं? दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी छाई रही और फिर आखिरकार वो बोली, मुझे कल एक बैग बहुत पसंद आ गया था, खुद को रोक ही नहीं पाई। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो गए ना इथन? जैसे ही तुमने सुना कि वेनेसा ने सारे पैसे उड़ा दिए हैं, तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आया, पैसे खत्म हो चुके हैं, दादी की सर्जरी अब नहीं हो सकती, मैं अपने परिवार के आखिरी इंसान को भी खोने वाला हूँ। जब वेनेसा ने तुम्हारी खामोशी सुनी तो उसने बेपरवाही से कहा, इथन, मुझे पता है कि मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था, वो मेरी गलती थी, लेकिन पैसे तो अब खर्च हो चुके हैं। तुम मुझे दोष तो नहीं दे रहे ना? वैसे भी इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। एक बार जब मैं और पैसे कमा लूंगी, वेनेसा अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही तुमने फोन काट दिया। तुम अस्पताल की पेमेंट खिड़की पर एकदम सुन पड़े जम से गए थे। अचानक तुम्हारा फोन फिर से बजा। तुमने फोन उठाया। किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आया था, वेस्पर लाउंज के सूट 302 में एक सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन तुम्हें कुछ गड़बड़ लगा। तुमने बार के लिए एक कैब ली। उधर वेनेसा अपने दोस्तों के सामने अपने इस छोटे से टेस्ट की डींगे मार रही थी। एक साल पहले वेनेसा ने अपने दोस्तों को बताया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। जब उन्होंने सुना कि वो कंगाल है तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। वे सब अमीर या ताकतवर लोग थे और उन्हें खुश करने वाले पुरुषों की कभी कोई कमी नहीं रही थी। इसलिए उनमें से एक ने वेनेसा को तुम्हें परखने की सलाह दी। शुरुआत में वेनेसा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि तुम पैसों के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हो। तभी किसी ने सुझाव दिया कि वेनेसा एक गरीब परिवार की लाचार स्टूडेंट बनने का नाटक करे। इस तरह वे देख पाएंगे कि तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। उस दिन के बाद से वेनेसा पूरे एक साल तक गरीब स्टूडेंट बनने का नाटक करती रही। तुमने कभी उसे गरीब होने की वजह से नीचा नहीं दिखाया, बल्कि बिल्कुल उल्टा किया। ये जानने के बाद कि वेनेसा एक गरीब परिवार से आती है, तुम उसके साथ और भी अच्छे से पेश आने लगे। तुमने खुद अच्छे खाने और कपड़ों का त्याग कर दिया, लेकिन वेनेसा को हमेशा वही दिया जो तुम सबसे बेहतर दे सकते थे। वेनेसा ने यह सब देखा था। जल्द ही तुम्हारी पहली एनिवर्सरी आने वाली थी। वेनेसा ने योजना बनाई थी कि वह कल तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी, लेकिन उससे पहले डेरेक ने, जो हमेशा से वेनेसा को पाना चाहता था, एक आखिरी टेस्ट का सुझाव दिया और इसी वजह से वेनेसा ने तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया था। जैसे ही वाइन के गिलास टकराए, सूट का दरवाजा धीरे से खुला। सब लोग उस आवाज की तरफ घूमे। दरवाजे पर एक दुबला पतला इंसान चुपचाप खड़ा था। जब वेनेसा को एहसास हुआ कि वह तुम हो, तो वह सोफे से झटके से उठी। वो भागकर दरवाजे की तरफ आई। उसके चेहरे पर घबराहट और उलझन साफ दिख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए। इथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेनेसा ने अनजाने में तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वेनेसा का दिल बैठ गया। उसने तुम्हारा हाथ फिर से पकड़ लिया। वो सफाई देने के लिए तड़प रही थी। इथन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे समझाने का एक मौका दो। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा और फिर उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। वेनेसा, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वेनेसा एकदम ठिठक गई और फिर पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगी। इथन, मैं सब समझा सकती हूँ, कसम से समझा सकती हूँ। तुमने एक एक करके उसकी उंगलियां अपने हाथ से हटाई। तुम्हारी आवाज धीमी लेकिन पक्की थी। मैं सच कह रहा हूँ वेनेसा, मुझे जाने दो। मेरी बस एक ही गुजारिश है, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। साथ में एक साल बिताने के बाद वेनेसा जानती थी कि तुम कभी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। तुम भले ही दिखने में सीधे साधे हो, लेकिन एक बार जब तुम कोई फैसला कर लेते हो तो कोई भी उसे बदल नहीं सकता था। अगर तुमने कह दिया कि सब खत्म हो गया तो तुम कभी मुड़कर नहीं देखते थे। लेकिन वेनेसा तुम्हें जाने देने को तैयार नहीं थी। आज तक किसी ने भी उसके साथ तुमसे बेहतर बर्ताव नहीं किया था। इथन, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो। ठीक है, तो मुझे अभी के अभी $1,00,000 दे दो। मुझे बस अपने $1,00,000 वापस चाहिए। वेनेसा परेशान दिखी। उसने अपने होंठ भींचे और हिचकिचाई। इथन, क्या तुम एक दिन और इंतजार कर सकते हो? कल मैं तुम्हें जो चाहिए सब दे दूंगी, बस आज नहीं, प्लीज। तुमने निराशा से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे होंठ 2 बार हिले। एक लंबी खामोशी के बाद तुमने टूटती आवाज में कहा, वेनेसा, मुझे सिर्फ अपने अकाउंट के पैसे चाहिए, उन्हें वापस कर दो। आज के बाद से हमारे रास्ते अलग हैं। वेनेसा ने अब भी तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी तुम्हारा फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखते ही तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने बिना देर किए फोन उठाया। दूसरी तरफ से जो भी कहा गया उसने तुम्हें पूरी तरह से सुन्न कर दिया। तुम जाने के लिए मुड़े, लेकिन वेनेसा ने तुम्हारी कलाई पकड़ ली। इथन हेज, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगी। वेनेसा, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। कल तक रुक जाओ, तुम जो मांगोगे मैं सब दे दूंगी। तुमने मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर उससे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वेनेसा, हमारे बीच सब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुम खुद को छुड़ाकर बिना पीछे देखे सीधे बाहर निकल गए। तुम भागते हुए बार से बाहर आए। वो फोन अस्पताल से आया था। डॉक्टर ने कहा कि दादी की हालत बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने तुम्हें तुरंत वहाँ पहुँचने को कहा था। इस खबर ने तुम्हारी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। तुम्हें किसी भी
हाल में अस्पताल पहुंचना था, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी कोई कैब नहीं आई। तभी दूर से एक मैबैक कार धीरे धीरे आती दिखी। बदहवासी में तुम उसे रोकने के लिए सड़क के बीचों बीच भाग गए। किस्मत से ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगा दिए। मैबैक तुमसे महज 4 इंच की दूरी पर आकर रुकी। खतरे की परवाह किए बिना तुम कार की तरफ भागे और ड्राइवर की खिड़की खटखटाई। अरे क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, प्लीज क्या आप मुझे अस्पताल छोड़ सकते हैं? ड्राइवर ने झिझकते हुए पिछली सीट की तरफ देखा। वहाँ एक शांत और रोबदार महिला बैठी थी। तुम समझ गए कि कार की असली मालिक वही है, इसलिए तुम मदद के लिए उसकी तरफ मुड़े। मैडम क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? मेरी दादी दम तोड़ रही हैं, मुझे अस्पताल पहुंचना है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बैठो। ड्राइवर ने तुरंत तुम्हें आगे की सीट पर बैठने का इशारा किया। तभी पीछे बैठी महिला फिर बोली, पीछे बैठो। ड्राइवर ठिठक गया। वो तुरंत बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला। तुम्हारे पास ये सोचने का वक्त नहीं था कि तुम कहाँ बैठ रहे हो। तुम तुरंत अंदर चढ़ गए। बैठते ही तुमने उसका शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद। कार जल्द ही अस्पताल के बाहर आकर रुक गई। तुमने क्लोई का शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल आए। फिर तुम सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। दादी को सर्जरी के लिए पहले ही अंदर ले जाया जा चुका था। तुम अभी पहुंचे ही थे कि एक नर्स भागती हुई बाहर आई और उसने तुम्हें पैसे भरने को कहा। तुमने बिल को अपने हाथों में कसकर भींच लिया। तुम्हारी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी था उसकी कीमत $500 से भी कम थी। तभी क्लोए फिर से बोली, फ्रैंक बिल भर दो। फ्रैंक तुरंत आगे बढ़ा और तुम्हारे हाथ से बिल ले लिया। वो तेजी से पेमेंट खिड़की की तरफ भाग गया। तुम लाल आंखों से क्लोई को घूरते रहे। शुक्रिया, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोई के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन उसने अपनी जेब से एक साफ रुमाल निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। इसकी जरूरत नहीं है। तुमने रुमाल ले लिया। तुम्हारा गला दर्द के मारे रुंध गया था। जो सारा दर्द तुम अब तक दबाए हुए थे, एक अनजान इंसान की इस दयालुता को देखकर फूट पड़ा। तुम्हारी आंखों से आंसू छलक कर फर्श पर गिरने लगे। क्लोई तुम्हें देखती रही, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बस चुपचाप तुम्हारे पास खड़ी रही। फ्रैंक जल्द ही वापस आ गया और तुम्हारे पास आकर बोला, बेटा रो मत, बिल भर दिया है, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 2 घंटे बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और तुम भागकर उनके पास गए। तुमने घबराहट में उनकी तरफ देखा। डॉक्टर मेरी दादी कैसी है वह? डॉक्टर ने दुख से अपना सिर हिलाया। मिस्टर हेज मुझे माफ कर दीजिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तुम्हारे घुटने जवाब दे गए। जैसे ही तुम्हारे आंसू दोबारा बहे, फ्रैंक ने तुम्हें संभाल लिया। उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, अपनी आखिरी मुलाकात कर लीजिए। जल्द ही दादी को स्ट्रेचर पर उनके कमरे में लाया गया। तुमने दादी के झुर्रियों भरे हाथ को अपने चेहरे से लगा लिया। तुमने उसे कसकर थाम रखा था। दादी तुम्हारी आवाज टूट गई। बूढ़ी औरत बिस्तर पर पीली पड़ी लेटी थी। तुम्हारी आवाज सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने तुम्हारी आंसुओं से सूजी हुई आंखें देखी तो उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान फैल गई। हमेशा की तरह उसने प्यार से तुम्हारे चेहरे को सहलाया। इथन तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? इथन दादी को बताओ, मैं उससे निपटूंगी। दादी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दादी की आंखें भी नम हो गईं। उसने कमजोरी से अपना हाथ उठाया और धीरे से तुम्हारे सिर को सहलाया। इथन दादी अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। नहीं दादी प्लीज प्लीज मत जाओ, अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कमरे से आती रोने की आवाज सुनकर फ्रैंक की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन क्लोई के चेहरे पर अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। उसकी आंखें बिस्तर के पास बैठे तुम पर ही टिकी हुई थीं। उसने हुक्म दिया, जांच के लिए यह बालों का सैंपल भेज दो। उसकी सख्त और बेरुखी आवाज उस शांत हॉल में गूंज उठी। फ्रैंक एक पल के लिए सहम गया, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, जी मैम। इसके बाद फ्रैंक तुम्हारे बालों का सैंपल लेकर चला गया। क्लोई ने खिड़की से तुम्हारी तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाई, क्या ये तुम ही हो? अंदर तुमने दादी का हाथ कसकर थाम रखा था, इस डर से कि कहीं वो अगले ही पल तुमसे दूर न चली जाए। दादी बिना पलक झपकाए तुम्हें देखती रही और बोली, कितने दुख की बात है कि मैं अपने ईथन को दूल्हा बनते नहीं देख पाऊंगी। वेनेसा कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? जब दादी ने वेनेसा का नाम लिया तो तुमने अपनी नजरें फेर ली। दादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें शायद कुछ अनहोनी का एहसास हो गया था। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और बोली, ईथन अगर तुम खुश नहीं हो तो उसे जाने दो। दादी बस तुम्हें खुश देखना चाहती है। तुमने कहा, दादी आपके बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। दादी ने टूटती हुई आवाज में पूछा, ईथन जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम क्या करोगे? तुम अपने आंसू रोक न सके, फूट फूट कर रो पड़े और दादी के गले से लग गए। थोड़ी देर बाद दादी ने खुद को संभाला। उन्होंने प्यार से तुम्हारे आंसू पोंछे और बोली, ईथन मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमने कहा, बोलिए दादी, मैं सुन रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी जीना और कोई ऐसा ढूंढना जो तुमसे सच्चा प्यार करे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुमने रोते हुए सिर हिलाया। वादा करता हूँ दादी, मैं अच्छे से रहूंगा। दादी ने आगे कहा, मेरे बिस्तर के नीचे एक छोटा सा डिब्बा रखा है, उसमें मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, उसे तुम रख लेना। तुम हमेशा से जानते थे कि दादी के पास एक संदूक जैसा डिब्बा है, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। दादी बोली, ईथन मुझे इस जिंदगी में सबसे कम अफसोस इस बात का है कि तुम मुझे रास्ते पर मिले थे। तुमने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। तुमने कहा, दादी आपका शुक्रिया, अगर आप न होती तो मैं आज जिंदा भी न होता। दादी ने ममता से तुम्हारे चेहरे को सहलाया। उनकी धुंधली पड़ी आंखें तुम्हें बार बार निहार रही थी। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और तुम्हारा चेहरा सहलाता हुआ उनका हाथ नीचे गिर गया। तुम स्तब्ध रह गए, बस दादी की बंद आंखों को देखते रहे। तुम्हारा दिल इतनी बुरी तरह टूट चुका था कि मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आंखों
आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तुमने धीरे से अपना सिर दादी के पास रखा और न चाहते हुए भी तुम्हारी थमी हुई आवाज निकली, दादी मैं अपना ख्याल रखूंगा, आप शांति से जाइए। कमरे के बाहर फ्रैंक तेजी से आया। वो कुछ कहने ही वाला था कि क्लोई ने उसे रोक दिया। फ्रैंक ने अंदर देखा और एक ही पल में सब समझ गया। वो चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। क्लोई खिड़की से तुम्हें देखती रही। उसकी आमतौर पर शांत रहने वाली आंखों में एक हलचल सी दिखाई दी। तुम काफी देर तक उस कमरे में ही रहे। जब तुम बाहर निकले तो क्लोई और फ्रैंक को वहीं देखकर हैरान रह गए। तुमने कहा, मैम आप अभी तक यहीं हैं और वो सर्जरी के बिल के पैसे मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? क्लोई ने तुम्हें बीच में ही टोक दिया। तुमने धीरे से नजरें उठाकर क्लोई की तरफ देखा। एक लंबी खामोशी के बाद तुम फिर बोले, क्या आप मुझे थोड़े और पैसे उधार दे सकती हैं? मैं दादी का अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्लोई ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं अगले कुछ दिनों तक ब्रुकहेवन में ही हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तुमने कार्ड लिया और उस पर नजर डाली। क्लोई स्टर्लिंग, ये नाम उस पर बिल्कुल झंझ रहा था। तुमने कहा, शुक्रिया मिसेस स्टर्लिंग, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। क्लोई ने मना नहीं किया, बस धीरे से सिर हिला दिया। अगले कुछ दिनों में तुमने दादी के अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम किया। शहर में दादी का कोई परिवार नहीं था, इसलिए तुमने उनका दाह संस्कार करने का फैसला किया। तुमने तय किया कि तुम उनके लिए एक खूबसूरत और शांत जगह ढूंढोगे जहां उनकी अस्थियों को दफनाया जा सके। जब तुमने श्मशान घाट के कर्मचारी से दादी की अस्थियां ली तो तुम्हारे चेहरे पर गहरी उदासी और थकावट साफ दिख रही थी। तुम्हारी उंगलियां उस कलश को छू रही थीं और तुम मन ही मन बोले, दादी अब मैं आपको घर ले चलता हूँ। तुमने एक कैब की और अस्थियों को लेकर पार्कर अपार्टमेंट आ गए। लेकिन जैसे ही तुम दरवाजे के पास पहुँचे तुमने देखा कि वेनेसा वहाँ पहले से इंतजार कर रही थी। आज वो हमेशा की तरह साधारण कपड़ों में नहीं थी। उसने महंगे डिजाइनर कपड़े पहन रखे थे और देखने में बिल्कुल एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की लग रही थी। वेनेसा ने तुम्हें दूर से ही कैब से उतरते हुए देख लिया था। जब वो पास आई तो उसकी नजर तुम्हारे हाथों में थमे कलश पर पड़ी जिस पर दादी की तस्वीर लगी हुई थी। वेनेसा वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई। उसे संभलने और अपनी आवाज पाने में थोड़ा वक्त लगा। इथन, दादी, तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम सीधे उसके बगल से गुजरते हुए अपार्टमेंट के अंदर चले गए। वेनेसा तुरंत होश में आई और तुम्हारे पीछे पीछे भागी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। इथन, क्या इसीलिए मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पा रही थी? क्योंकि दादी अब नहीं रही। तुम खामोश रहे। तुमने दरवाजा खोला और कलश को अंदर ले आए। वेनेसा एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर तुम्हारे पीछे पीछे अंदर आ गई। वो घबराई हुई सी तुम्हारे पीछे चलती रही और देखती रही कि कैसे तुमने बहुत संभाल कर दादी के कलश को मेज पर रखा। तुम पलटे और बिना किसी भाव के वेनेसा को देखने लगे। तुम्हारी आवाज बेहद ठंडी और पराई लग रही थी। मिस बेनेट, आप यहाँ क्या चाहती हैं? तुम्हारे मुंह से अपने लिए मिस बेनेट सुनकर वेनेसा के सीने में एक तीखा दर्द उठा। वो घबराकर तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तुमने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हारी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वेनेसा, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। इथन, वेनेसा का दिल टूट गया, मानो तुमने उसके साथ कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वेनेसा, अब बेचारी बनने का नाटक बंद करो। क्या पूरे वक्त चोट मुझे ही नहीं पहुंची है? वेनेसा ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो पहले की तरह मीठी बातें करके तुमसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी उस सख्त नजर ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इथन, आई एम सॉरी। मुझे पता है दादी के जाने से तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। मुझे माफ कर दो कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं थी। तुम्हारे चेहरे का भाव जरा सा भी नहीं बदला। तुम उसे घूरते रहे, फिर तुम्हारे होठों पर एक तंजिया मुस्कान आ गई। वेनेसा, मुझे तुमसे घिन आती है। जहाँ तक वेनेसा जानती थी, तुमने आज तक उससे इतनी कड़वाहट से बात नहीं की थी। वो काफी देर तक सुनने खड़ी रही। तुम वेनेसा पर और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उसे देखना तुम्हें बस उस दर्दनाक रात की याद दिला रहा था। भले ही दादी की मौत की वजह वेनेसा नहीं थी, लेकिन उसने जो किया था उसे तुम कभी भुला नहीं सकते थे। वेनेसा, जाओ यहाँ से। मैं दोबारा कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। वेनेसा अचानक हकीकत में लौटी। उसने बदहवासी में तुम्हारी कलाई पकड़ ली और गिड़गिड़ाने लगी। इथन, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। प्लीज मुझे बस इस एक बार माफ कर दो। मैं जानती हूँ दादी के जाने से तुम्हें बहुत दुख पहुँचा है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वेनेसा, क्या तुम जानती हो कि उस रात मैंने तुमसे पैसे वापस करने की जिद क्यों की थी? अचानक बात बदलने से वेनेसा उलझन में पड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने एक एक करके उसकी उंगलियों को अपनी कलाई से हटाया, बिल्कुल उसी बेरहमी से जैसे उस रात हटाया था, क्योंकि तुमने दादी की इलाज के लिए रखी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। अगर दादी की सर्जरी समय पर हो जाती तो शायद वो आज हमारे बीच जिंदा होती। तुम्हारे शब्द वेनेसा के दिल पर किसी बम की तरह फटे। हैरानी और सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पल बाद उसने रोते हुए पूछा, इथन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? तुमने वेनेसा की तरफ देखा जो अभी भी सच्चाई को मानने से इनकार कर रही थी। तुमने ठंडे दिमाग से सिर हिलाया और एक और सच का खुलासा किया। वेनेसा, जिस रात मैं बार से निकला था तुम किसी दूसरे आदमी के साथ होटल गई थी, है ना? वेनेसा के चेहरे से बचा कुचा रंग भी उड़ गया। उसने नजरें चुरा ली। उसका जुर्म साफ पकड़ा जा चुका था। वेनेसा ये नहीं जानती थी कि जिस दिन दादी की मौत हुई उसी दिन तुम्हें एक फोटो मिली थी। उस फोटो में वेनेसा एक आदमी की बाहों में सो रही थी और उस आदमी की गर्दन पर लाल निशान बने हुए थे। तब तक तुम वेनेसा से अपना दिल उठा चुके थे, इसलिए उस फोटो को देखकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था।
जब तुम पहली बार वेनेसा के साथ रिश्ते में आए थे तो तुमने साफ कह दिया था कि तुम धोखा या झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर वेनेसा ने इनमें से कोई भी वादा तोड़ा तो तुम बिना सोचे समझे सब खत्म करके आगे बढ़ जाओगे। अब वेनेसा ने एक नहीं बल्कि दोनों वादे तोड़ दिए थे और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था और तुम दोनों के बीच अब वो सच खड़ा था जो दादी के साथ हुआ था। वेनेसा समझ चुकी थी कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। ईथन, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज मुझे इसे एक बार के लिए माफ कर दो। दादी भले ही चली गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे साथ सब ठीक कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। वेनेसा एक कदम और पास आई। वो तुम्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तुम फुर्ती से पीछे हट गए। तुम भागने के लिए मुड़े, लेकिन वेनेसा ने तुम्हारी कलाई दबोच ली। उसने तुम्हें कसकर पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि उसने तुम्हें किस करने की कोशिश भी की। तुम्हें सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। वेनेसा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वेनेसा एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन छा गया। ईथन, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम्हारी हो गई तो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, है ना? उसकी बातें सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए और तुम खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाने लगे। लेकिन वेनेसा में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। वो तुम्हें नीचे गिराने ही वाली थी कि तभी दरवाजे से एक साया तेजी से अंदर आया। उसने वेनेसा को खींचकर तुमसे दूर किया और इससे पहले कि वेनेसा कुछ समझ पाती, उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ से वेनेसा का होंठ फट गया। तुम हैरान होकर देखने लगे। सामने क्लोई खड़ी थी। मिस स्टर्लिंग, क्लोई ने वेनेसा के गाल को थपथपाया। उसका चेहरा बेहद सख्त था और उसके आसपास का माहौल एकदम जहरीला और ठंडा हो चुका था। दफा हो जाओ यहाँ से। वेनेसा ने क्लोई की तरफ देखा, फिर तुम्हारी तरफ। तुम दोनों जाहिर तौर पर एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। गुस्से के एक पल में उसने बिना सोचे समझे चिल्लाते हुए कहा, ईथन हेज, तो इसीलिए तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उतावले हो रहे थे? तुम्हें पहले ही कोई और मिल गई है क्या? वो मुझसे भी ज्यादा अमीर है? तुम कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गए, फिर तुम आगे बढ़े और तुमने वेनेसा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वेनेसा, बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। वेनेसा ने क्लोई को देखा, फिर तुम्हें। वो बिना हार माने हंसते हुए वहाँ से चली गई। वेनेसा के जाने के बाद क्लोई ने अपना रुमाल आगे बढ़ाया। उसकी साफ आवाज में कोई भावना नजर नहीं आ रही थी। जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो? तुमने रुमाल नहीं लिया और अपनी आस्तीन से ही अपने आंसू पोंछ लिए। अब और नहीं, मैं अब दोबारा कभी नहीं रोऊंगा। क्लोई ने तुम्हें देर तक देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने चुपचाप रुमाल वापस रख लिया। तुमने खुद को संभाला और क्लोई की तरफ देखा। मिस स्टर्लिंग, क्या आप किसी काम से यहाँ आई थी? क्लोई ने कुछ नहीं कहा और दरवाजे की तरफ देखा। फ्रैंक एक दस्तावेज लेकर अंदर आया। क्लोई ने वो दस्तावेज लिया और सीधे तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। तुमने उसे खोला। वो एक पैटर्निटी टेस्ट था। नतीजों में 99.99% खून का रिश्ता होने की संभावना दिखाई गई थी। तुम क्लोई को बिना पलक झपकाए देखते रह गए। तो आप मुझसे कह रही हैं कि मैं आपका खोया हुआ भाई हूँ? क्लोई हैरानी में एक पल के लिए रुकी, फिर उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। अगर सही सही कहूँ तो तुम मेरी बचपन की दोस्त के खोए हुए भाई हो। हमारे परिवार पीढ़ियों से एक दूसरे के करीब रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुम उसके सगे भाई हो? तुम काफी हद तक वैसे ही दिखते हो जैसे रॉबर्ट हेज अपनी जवानी में दिखते थे। तुम अपने हाथ में थमे कागजों को देखते रह गए। ये सब एक साथ पचा पाना बहुत मुश्किल था। ये खबर कि तुम्हें तुम्हारे जन्म देने वाले माँ बाप मिल गए हैं। तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर क्लोई धीरे से बोली, मुझे माफ करना। जैसे ही टेस्ट के नतीजे आए मैंने तुम्हारे परिवार को बता दिया। वे रास्ते में ही होंगे और कल तक पहुँच जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे पूछे बिना ही ये सब कर दिया। तुमने धीरे से अपना सिर हिलाया। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? थोड़ी देर की खामोशी के बाद तुमने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता। दादी का अभी अभी इंतकाल हुआ है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि ये सब एक साथ स्वीकार करना बहुत भारी है। अपना समय लो, वे कल से पहले यहाँ नहीं पहुँचेंगे। क्या मुझे इस बारे में सोचने के लिए आज की रात मिल सकती है? बिल्कुल, ये तुम्हारी मर्जी है। फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। इससे पहले कि क्लोई गाड़ी में बैठती तुम फिर बोले, मिस स्टर्लिंग, शुक्रिया। क्लोई ने पीछे मुड़कर देखा और सिर हिलाया। फिर वो दादी के साथ वाले तुम्हारे उस छोटे से घर से चली गई। तुमने दरवाजा बंद किया, दादी की अस्थियों का कलश उठाया और बिस्तर की तरफ बढ़ गए। तुमने उसे बिस्तर पर रखा और अपनी आंखें झुका ली। काफी देर बाद तुमने बिस्तर के नीचे से बिस्किट का एक लाल डिब्बा निकाला। अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। पुराने नोटों की एक छोटी सी गड्डी, कुछ तस्वीरें, एक लाल थैली और एक लिफाफा। तस्वीरों में दादी के चेहरे पर तुम्हारी उंगलियां धीरे से फिरी। फिर तुमने वो खत खोला जो दादी ने अपनी मौत से पहले लिखवाया था। उसमें दादी ने लिखा था कि उन्हें पता था कि वो अब ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके जाने के बाद उस लाल थैली में रखी चीजें तुम्हारी मदद करेंगी। अपने जन्म देने वाले माता पिता को ढूंढ लेना। उन्होंने सालों पहले तुम्हें पाने की कहानी भी लिखी थी। तुम्हारे पास जो भी सामान था वो सब उस डिब्बे में संभाल कर रखा गया था। खत पढ़ने के बाद तुमने वो लाल थैली खोली। अंदर नक्काशीदार दीर्घायु का एक लॉकेट था जिस पर ईथन नाम खुदा हुआ था। इत्तेफाक से दादी का सरनेम भी वही था, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम ईथन रखा था। दादी के बारे में सोचते हुए जिन्होंने तुम्हें ढूंढा था और मुश्किलों भरे सालों में पाल पोस कर बड़ा किया था। तुम्हारी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। तुम दादी के अस्थि कलश को छाती से लगाकर पूरी रात रोते रहे। अगले दिन तुमने एक फैसला लिया। क्योंकि दादी चाहती थी कि तुम अपने जन्म देने वाले माता पिता को ढूंढो और उनसे मिलो, इसलिए तुम उनकी आखिरी इच्छा पूरी करते हुए
हुए उनसे मिलोगे, लेकिन अगर उन्होंने जरा सा भी बेगानापन दिखाया तो तुम उनके साथ घर जाने के लिए खुद पर कोई दबाव नहीं बनाओगे। दोपहर के करीब जब तुम निकलने ही वाले थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब तुमने दरवाजा खोला तो बाहर कई लोग खड़े थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का जोड़ा बेहद जाना पहचाना लग रहा था। जब रॉबर्ट ने तुम्हारा चेहरा देखा, जो उनकी अपनी जवानी से बहुत मिलता जुलता था, तो वे अपने आंसू रोक न सके। वे आगे बढ़े और उन्होंने तुम्हें गले से लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, आखिरकार तुम्हारे पापा ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एक पल के लिए तुम्हारा शरीर अकड़ गया। तुमने अनजाने में ही किसी अनजान इंसान के इस तरह मिलने का विरोध किया, लेकिन रॉबर्ट और हेलेन के सिसकने की आवाज ने तुम्हारे दिल को छू लिया। जो हाथ उन्हें पीछे धकेलने वाले थे, वे वहीं रुक गए। आखिरकार तुमने हिचकिचाते हुए अपना हाथ उठाया और रॉबर्ट की पीठ थपथपाई। प्लीज रोइए मत। रॉबर्ट ने आखिरकार अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। बस बस मत रो, देखो तुम हमारे प्यारे बेटे को डरा रहे हो। हेलेन ने भी जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। हाँ, सही कह रहे हो, हम अपने प्यारे बेटे को डरा नहीं सकते। मैं बहुत खुश हूँ। तभी तुमने उन्हें अंदर आने का न्योता दिया। फिर तुम पानी उबालने के लिए छोटे से रसोई घर में गए। तुमने इतने सालों में जिन हालातों में जिंदगी बिताई थी, उन्हें देखकर हेलेन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तुम्हारा भाई नाथन और बहन क्लेयर भी उनके साथ आए थे। जब तुम चाय लेकर बाहर आए तो नाथन तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। उनमें से किसी ने भी उस टूटे फूटे घर को हिकारत से नहीं देखा, बल्कि उनकी आंखों में सिर्फ एक दर्द और तड़प थी। माफ करना, ये जगह थोड़ी छोटी है। हेलेन ने तुम्हें इतनी अदब और दूरी से बात करते देखा तो उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ईथन। माँ ही तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाम रही, इसीलिए तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। हेलेन को फिर से रोने की कगार पर देखकर तुम्हें एक टीस सी महसूस हुई। तुमने आगे बढ़कर धीरे से उनकी पीठ थपथपाई। मम्मी रोइए मत। मम्मी शब्द सुनते ही हेलेन रोना भूल गई। उसने बेहद खुशी और हैरानी से तुम्हारी तरफ देखा। रॉबर्ट तुरंत तुम्हारी दूसरी तरफ आ गए। उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया। और मेरा क्या ईथन, मैं तुम्हारे पापा हूँ। तुमने रॉबर्ट की उम्मीद भरी आंखों में देखा। आखिरकार तुम उन्हें निराश नहीं कर सके। तुमने झिझकते हुए उन्हें पापा कहा। एक अधेड़ उम्र के मर्द होने के बावजूद रॉबर्ट की आंखें तुरंत भर आईं। वे मुड़े और अपनी आंख का कोना पूछा। नाथन ने तुम्हें एक गर्मजोशी भरी प्यारी सी मुस्कान दी। ईथन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्लेयर भी प्यार से मुस्कुराई। और मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुमने अपने भाई और बहन को देखा, जिन्होंने इतने प्यार से तुम्हारा स्वागत किया था। तुम्हारे चेहरे पर भी एक सच्ची मुस्कान फैल गई। भैया, दीदी, अपने इतने प्यारे परिवार को देखकर आखिरकार तुमने राहत की सांस ली। आपसी पहचान के बाद हेलेन ने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने बड़े एहतियात से पिछले 20 सालों की तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछा। तुमने उनसे कुछ नहीं छिपाया। तुमने उन्हें बताया कि कैसे दादी ने तुम्हें ढूंढा था और हर मुसीबत को सहते हुए तुम्हें बड़ा किया। तुमने अच्छी बातें बताई और दुख की बातों को छिपा लिया। तुमने हेज परिवार को सिर्फ खुशी के पलों के बारे में बताया, लेकिन वे बिना कहे ही सब समझ गए। इतने सालों में सिर्फ तुम्हारे और दादी के अकेले रहते हुए जिंदगी आसान तो नहीं रही होगी। रॉबर्ट ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। हम उस औरत के बहुत बड़े कर्जदार हैं। दादी का ख्याल आते ही तुम्हारा दिल फिर भारी हो गया। हेलेन ने तुम्हारी पीठ थपथपाई। दुखी मत हो, हम दादी के लिए सबसे अच्छी आखिरी समाधि ढूंढेंगे। सच में? हाँ बिल्कुल। दादी को ससम्मान विदा करने के बाद क्या तुम मम्मी, पापा, नाथन और क्लेयर के साथ वेस्टब्रिज अपने घर चलोगे? तुमने पहले ही अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ जाने का मन बना लिया था। यहाँ तुम्हारे रुकने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। तुमने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ घर चलूंगा। जब तुम उनके साथ जाने के लिए मान गए तो हेज परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नाथन ने तुरंत अपना फोन निकाला और सब इंतजाम करने लगा। हेलेन और क्लेयर ने तुम्हारा थोड़ा बहुत सामान पैक करने में मदद की। पैकिंग के दौरान तुम्हारा फोन बार बार बज रहा था। तुमने एक नजर उस पर डाली और चुपचाप उसे साइलेंट पर डाल दिया। तुमने निकलने से पहले अपना ये मौजूदा फोन नंबर हमेशा के लिए बंद करने का मन बना लिया था। यहाँ की हर चीज और हर इंसान को ये तुम्हारा आखिरी अलविदा होने वाला था। 1 घंटे बाद तुमने दादी की अस्थियां और अपना थोड़ा सा सामान लिया और एयरपोर्ट जाने के लिए मायबैग गाड़ी में बैठ गए। जब गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची तो तुमने अपने पुराने फोन की सिम कार्ड निकाली और उसे एयरपोर्ट के डस्टबिन में फेंक दिया। उसे फेंकने के बाद तुम दादी की अस्थियां लेकर आगे बढ़ गए और वेस्ट ब्रिज की फ्लाइट में सवार हो गए। ये तुम्हारी पहली हवाई यात्रा थी, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब और घबराहट महसूस हो रही थी। क्लेयर ने तुरंत ये भांप लिया। वो पास आई और तुम्हारे बगल में बैठ गई। ईथन, क्या ये सब थोड़ा ज्यादा घबराहट भरा लग रहा है? तुमने सिर हिलाया। हाँ थोड़ा सा। क्या मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ? क्लेयर प्यार से मुस्कुराई और उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया। बिल्कुल नहीं, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हमारा ईथन बहुत प्यारा है, बस तुम्हें अभी इन सब की आदत नहीं है। थोड़ा वक्त लो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें सब सिखा देगी। क्लेयर की प्यारी मुस्कान देखकर तुम्हारा दिल खुश हो गया। तो एक बहन का होना ऐसा महसूस होता है, काफी अच्छा है। कुछ घंटों बाद प्लेन वेस्ट ब्रिज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। तुम हेज परिवार के पीछे पीछे वीआईपी एग्जिट से बाहर निकले। बाहर पहले से ही कई आलीशान गाड़ियां इंतजार कर रही थीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो किसी बटलर जैसा लग रहा था मुस्कुराया और रॉबर्ट और बाकी लोगों को देखते ही जल्दी से पास आया। सर, मैम, छोटे मालिक, मिस, कृपया अंदर आइए। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर बैठ गया। वो लग्जरी कार पूरे परिवार और साथ में क्लोई के लिए भी काफी बड़ी और आरामदायक थी। वैसे तो वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए सब के सब एक ही गाड़ी में ठंस कर बैठ गए। उस सुबह हेज परिवार से मिलने के बाद से आपको क्लोई से ज्यादा बात करने का
मौका ही नहीं मिला था। अब जब क्लोई ठीक आपके सामने बैठी थी तो आप मुस्कुराए। मिस स्टर्लिंग, थैंक यू। उस थैंक यू का मतलब बहुत गहरा था। क्लोई ने ऊपर आपकी तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी शांत और गरिमामय था, लेकिन आपको उसमें एक हल्की सी अपनेपन की गर्माहट महसूस हुई। अरे, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, जो सही था मैंने बस वही किया। ये सुनकर आपका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया। थोड़ा झेंपते हुए आपने अपना सिर नीचे कर लिया और दोबारा क्लोई की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हेलेन ने यह सब देख लिया। उसने और रॉबर्ट ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। आप दोनों की तरफ उनकी नजरें अब और भी ज्यादा प्यार भरी हो गई थी। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद बाहर का इलाका थोड़ा सुनसान होने लगा। भीड़ भाड़ वाली सड़कें धीरे धीरे खत्म होने लगी और चारों तरफ जंगल जैसा दिखने लगा। आपने उलझन में आसपास देखा। क्लेयर मुस्कुराई और उसने आपके बाल सहलाए। यहाँ से आगे ये पूरा पहाड़ स्टर्लिंग्स का है। हैज और स्टर्लिंग दोनों की हवेलियाँ ऊपर ही हैं। हैरानी के मारे आपका मुंह खुला का खुला रह गया। आपको पता तो था कि स्टर्लिंग्स और हैज परिवार बहुत अमीर हैं, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ ही उनका होना, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? गाड़ी करीब आधे घंटे तक ऊपर चढ़ती रही। फिर आपको दूर एक बहुत बड़ा लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट के पार हर एक पेड़ बहुत ही सलीके से तराशा हुआ था। गाड़ी हवेली के इलाके में और अंदर चली गई। आखिरकार चीनी शैली की दो बेहद भव्य हवेलियां सामने दिखाई दी। आप बिल्कुल हैरान परेशान से बाहर निकले। हेलेन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ आपका हाथ पकड़ा। इथेन, ये तुम्हारा घर है। बाईं तरफ वाली स्टर्लिंग मैनर है और दाईं तरफ वाली हेज मैनर। तभी स्टर्लिंग मैनर से कई लोग भागते हुए बाहर आए। एक फुर्तीले और ऊर्जावान बुजुर्ग आदमी उनका नेतृत्व कर रहे थे। सफेद पारंपरिक कपड़ों में हेनरी स्टर्लिंग जल्दी जल्दी आपकी तरफ बढ़े। उनके पीछे एक अधेड़ उम्र का जोड़ा और कई नौकर भी आ रहे थे। डैड, धीरे चलिए, इतनी तेज मत भागिए, जल्दी करो। थोड़ी भी देर हुई तो मैं अपने होने वाले नाती दामाद से मिलने से रह जाऊंगा। आप उलझन में पड़े उन्हें घूरते रहे। नाती दामाद कौन? मेरा भाई नाथन। जब आप वहीं उलझे हुए खड़े थे, हेनरी सीधे आपके पास पहुंच गए। उन्होंने आपको ऊपर से नीचे तक बार बार देखा। हम बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। मेरा नाती दामाद तो काफी हैंडसम है। हेलो दादाजी। आपने सोचा कि वो बड़े हैं तो पहले विश कर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उन्हें दादाजी कहा, हेनरी की आंखों में एक चमक आ गई। वे बाकी सब लोगों की तरफ मुड़े और बड़े गर्व से चिल्लाए, सुन रहे हो तुम लोग? मेरे नाती दामाद ने मुझे दादाजी कहा। स्टर्लिंग दंपत्ति आखिरकार वहाँ पहुँच गए। हेनरी की बातें सुनकर उन्होंने बेबसी में अपना सिर पीट लिया। आप तो पूरी तरह खो गए थे कि आखिर चल क्या रहा है। क्या बचपन में ही आपकी भी कोई सगाई तय कर दी गई थी? हेनरी अभी कुछ और कहने ही वाले थे कि क्लोई ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। दादाजी, इथेन अभी अभी वापस आया है, उसे डराइए मत। हेनरी ने अपनी पोती को देखा, फिर आपकी तरफ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। रॉबर्ट, हेलेन, मैं अभी के लिए दादाजी और अपने माता पिता को घर ले जा रही हूँ। क्लोई मुड़ी और उसने हेनरी का हाथ थाम लिया। फिर वो अपने माता पिता को भी अपने साथ ले गई। बेचारे डेविड और लोरा अपनी बेटी के उन्हें खींच कर ले जाने से पहले अपने दामाद से एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे। हेलेन ने आपका हाथ पकड़ा और आपको हेज मैनर की तरफ ले जाने लगी। मुख्य दरवाजे के पास दो कतारों में लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आप पास पहुँचे, वे सब एक सुर में बोले, घर में आपका स्वागत है छोटे मालिक। इतने शानदार स्वागत ने आपको चौंका दिया। जब आप थोड़ा संभले तो आपका दिल भर आया। इतने दिनों बाद अब जाकर घर लौटने का एहसास सच लगने लगा था। रॉबर्ट और हेलेन ने दोनों तरफ से आपका हाथ पकड़ा और आपको अंदर ले गए। नाथन और क्लेयर भी पीछे पीछे अंदर आ गए। अंदर पहुंचते ही हेलेन बेहद उत्साह के साथ आपको आपके नए बेडरूम में ले गई। रॉबर्ट और हेलेन का कमरा दूसरी मंजिल पर था। हेस परिवार के तीनों भाई बहनों के कमरे तीसरी मंजिल पर थे। हेलेन ने दरवाजा खोला। जब आपने कमरा देखा तो आपकी आंखें खुशी से चमक उठी। इथेन, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं पता थी, इसलिए मैंने ये कमरा खुद अपने हाथों से सजाया है। मुझे बताना, अगर तुम्हें कुछ भी पसंद ना आए मैं तुरंत बदलवा दूंगी। मम्मी, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये तो उस जगह से बहुत बेहतर है जहाँ मैं पहले रहता था। हेलेन की आंखें फिर से नम हो गईं। ऐसा लग रहा था कि जब से वे आपसे मिली थीं, लगातार रो ही रही थीं। उनके लिए बुरा महसूस करते हुए आपने उन्हें गले लगा लिया। मम्मी, उदास मत होइए, मैं अब आपके पास वापस आ गया हूँ। हेलेन ने अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए उन्हें पूछा। हाँ, मेरा इथेन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम वापस आ गए हो, अपनी माँ के पास वापस आ गए हो। अब से मम्मी तुम्हारी हर कमी पूरी कर देगी। आपने सिर हिलाया और आप दोनों ने थोड़ी देर और बातें की। आखिरकार हेलेन का जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वे चली गईं। उनके जाने के बाद आपने उस अनजान कमरे को चारों तरफ देखा और अपने नए कमरे को टटोलने का फैसला किया। आपको यह देखकर हैरानी हुई कि कमरा बगल वाले स्टडी रूम से जुड़ा हुआ था। स्टडी रूम के पार एक लंबा सा गलियारा था। उसके दूसरे छोर पर एक और कमरा था। आपने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। उस पर ताला नहीं लगा था, इसलिए आपने उसे धीरे से खोल दिया। लाइट जल गई और वहाँ आप सीधे क्लोई के आमने सामने थे, जो बाथरोब पहने हुए थी और साफ लग रहा था कि अभी अभी शावर लेकर निकली है। आप दोनों वहीं जम से गए। फिर आपकी नजरें नीचे की तरफ चली गईं। हैरानी के एक छोटे से पल के बाद क्लोई ने खुद को संभाला। आपको घूरते हुए देखकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे कह रही हो, जो देख रहे हो पसंद आ रहा है क्या? सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपने झटके से क्लोई के स्टडी रूम का दरवाजा बंद कर दिया और गलियारे से भागते हुए वापस अपने स्टडी रूम में आ गए। आपने वो दरवाजा भी बंद कर लिया और उससे टिककर जोर जोर से सांसें लेने लगे। लेकिन बाथरोब में क्लोई का वो रूप बार बार आपके दिमाग में घूमने लगा। आपके गाल लाल पड़ते जा रहे थे। क्लोई की तस्वीर आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। आप खुद को शांत ही नहीं कर पा रहे थे। आपने कभी सपना
सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका स्टडी रूम बगल में क्लोई के कमरे से जुड़ा होगा। खुद को शांत करने के लिए आपने शावर लिया, फिर आप मखमली बिस्तर पर लेट गए। आपको लगा था कि किसी अनजान जगह पर होने की वजह से आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, लेकिन शायद दिन भर की थकावट की वजह से, या फिर बिस्तर इतना आरामदायक था कि लेटते ही आपको गहरी नींद आ गई। अपने सपने में आपने अपनी दादी को देखा। वे पास ही खड़ी थी और बहुत प्यार से आपको देख रही थी। आप भागकर उनके पास गए और खुद को उनकी बाहों में समेट लिया। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। दादी ने बड़े प्यार से आपकी पीठ थपथपाई। उनकी आवाज हमेशा की तरह बेहद सौम्य थी। इथेन, दादी बहुत खुश है। इथेन ने दादी की बात मानी, है ना? मेरा इथेन हमेशा से कितना अच्छा बच्चा रहा है। तुम्हें तुम्हारे परिवार से दोबारा मिलता देखकर अब दादी चैन से आराम कर सकती है। आपकी आंखें भर आईं, लेकिन आपने अपने आंसुओं को रोक लिया। चिंता मत कीजिए दादी, मम्मी और पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उनके साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। दादी की मुस्कान हमेशा की तरह गर्माहट भरी थी। उन्होंने प्यार से आपके बालों को सहलाया। शाबाश बेटा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। दादी के मुंह से ये सुनकर कि उन्हें जाना है, आपने उन्हें और कसकर पकड़ लिया। काफी देर बाद आपने उन्हें छोड़ा। आपने दादी को एक प्यारी सी मुस्कान दी। दादी, चैन से आराम कीजिए, अपनी अगली जिंदगी में खुश रहिएगा। दादी ने सिर हिलाया और उनका शरीर रोशनी की छोटी छोटी बूंदों में बदलने लगा। वे आपकी आंखों के सामने ही गायब हो गयी। आपने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। आपकी आंख के कोने से एक आंसू छलक पड़ा। आप बड़बड़ाते हुए सपने से जाग उठे। अगली सुबह जल्दी ही हैज परिवार का एक नौकर रसोई के दरवाजे के पास पहुंचा और उसने अंदर से बर्तनों की आवाजें सुनी। नौकरों ने एक दूसरे को देखा और ये देखने के लिए अंदर भागे कि क्या हो रहा है। वहाँ हैज परिवार के छोटे मालिक खड़े थे, जो कल ही घर आए थे। वे एप्रन पहनकर खाना बना रहे थे। आहट सुनकर आप मुड़े और नौकरों को देखकर मुस्कुराए। गुड मॉर्निंग। नौकर एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए उन्होंने आपके हाथ से पलटा ले लिया। छोटे मालिक, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जी बिल्कुल, ये सब हम पर छोड़ दीजिए। अगर साहब और मालकिन को पता चला तो क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगा। मेरी आंख जल्दी खुल गई थी तो मैंने नाश्ता बना दिया। नौकर असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। क्या हुआ? छोटे मालिक, अगर आप हमारा काम करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? आप एक पल के लिए रुके, फिर थोड़ा झेंपते हुए मुस्कुराए। सॉरी, मैं बस खुद से मम्मी पापा के लिए नाश्ता बनाना चाहता था। ये आखिरी बार है, आगे से आप ही कीजिएगा। जैसे ही पूरा परिवार नीचे आया, उन्होंने आपको नाश्ता लगाते हुए देखा और सब के सब वहीं हैरान खड़े रह गए। आपने बस उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान दी। पापा, मम्मी, नाथन, क्लेयर, मैंने नाश्ता बना दिया है, आइए खा लीजिए। हेज परिवार के चारों लोग होश में आए और जल्दी से टेबल की तरफ बढ़े। वहाँ चीनी और वेस्टर्न हर तरह का नाश्ता सजा हुआ था। क्लेयर ने 2 बार अपनी पलकें झपकाई और तुम्हारी तरफ देखा। इथन, क्या ये सब तुमने बनाया है? तुमने हाँ में सिर हिलाया। मैं सुबह जल्दी उठ गया था तो मैंने थोड़ा बहुत बना लिया। छक्कर देखो कि तुम्हें पसंद आता है या नहीं। तुम्हें मालूम था कि खाना पसंद आए या ना आए, हेज परिवार का हर एक सदस्य हर एक निवाला खत्म करेगा। हेलेन ने तुम्हारा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसका चेहरा भावुक हो गया। स्वीट हार्ट, क्या तुम सिर्फ नाश्ता बनाने के लिए इतनी जल्दी उठ गए? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उठ गया और नाश्ता बना दिया। नौकरों को इस बारे में नहीं पता था, लेकिन मम्मी को अब पता चल गया है। अब से ये सब उन्हीं को संभालने दो। तुम आराम से देर तक सो सकते हो। ठीक है, चलो अपने बेटे के हाथ का खाना छकते हैं, इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए। जब चारों हेज ने खाना छका तो उनके चेहरे हैरानी और खुशी से चमक उठे। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हमारा इथन सच में बहुत अच्छा खाना बना लेता है। ये तो हमारे शेफ जितना ही बेहतरीन है। ये वाकई बहुत लाजवाब है। क्या तुमने पहले कभी खाना बनाना सीखा था? मैं हाई स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में नाश्ते की एक दुकान पर काम करता था। वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता था। हर रोज सूरज उगने से पहले ही वहाँ लंबी लाइन लग जाती थी। तुमने ये बात एकदम शांत आवाज में कही, बिना किसी को दया महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन हेज परिवार के लिए ये बात बिल्कुल अलग तरह से असर कर गई। नेथन और क्लेयर अपने हाई स्कूल की गर्मियों के दिनों को याद करने लगे। वे या तो घूम रहे होते थे या दोस्तों के साथ बाहर खाना खा रहे होते थे और खरीदारी कर रहे होते थे। उसकी तुलना में नेथन और क्लेयर को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन रॉबर्ट और हेलेन को तो और भी बुरा लगा। वे अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे थे और उन्होंने अपने छोटे बेटे को खो दिया था। यही वजह थी कि तुमने इतना दुख झेला था। रॉबर्ट और नेथन सच में बाप बेटे थे। दोनों ने अपनी अपनी जेब से एक एक ब्लैक कार्ड निकाला और उसे तुम्हारे हाथ में थमा दिया। बेटा, इसे रख लो, जो मन करे खरीदो, खुलकर खर्च करो। भाई, तुम इसे रख लो, जो मन करे खरीदो, खुलकर खर्च करो। तुम अपने हाथ में मौजूद उन 2 ब्लैक कार्ड्स को बिना पलक झपकाए घूरते रह गए। काफी देर तक तुम्हें समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। क्लेयर को थोड़ी देर बाद बात समझ आई। वो भी अपने कार्ड के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तुमने तुरंत उसे रोक दिया। क्लेयर, तुम मत निकालो। तुमने वे दोनों कार्ड वापस रॉबर्ट और नेथन की तरफ बढ़ा दिए। डैड, नेथन, आप दोनों इसे वापस रख लीजिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। हेलेन समझ गई कि उसका पति और बेटा क्या सोच रहे हैं। उसने दोनों कार्ड उठाए और उन्हें वापस तुम्हारे सामने रख दिया। इथन, तुम्हारे डैड और भाई बस अपनी गलती की भरपाई करना चाहते हैं, इसे रख लो। तुमने हेलेन की तरफ देखा, फिर रॉबर्ट और नेथन की तरफ, जो अभी भी दुखी दिख रहे थे। आखिरकार तुमने दोनों कार्ड स्वीकार कर लिए। वैसे भी तुम ज्यादा खर्च नहीं करते थे, वे बस 2 कार्ड ही तो थे, तो उन्हें रख लेने में कोई बुराई नहीं थी। तभी सामने के दरवाजे से कुछ लोग अंदर आए। वे हेनरी और स्टर्लिंग परिवार के लोग थे। पोते दामाद, दादाजी तुमसे मिलने आए हैं। हेज परिवार उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। हेनरी ने उलझन में खाने से भरी मेज को देखा। रॉबर्ट, क्या तुमने नाश्ते के लिए कोई नया शेफ रखा है? रॉबर्ट ने गर्व से तुम्हारी तरफ देखा।
नहीं, इथन आज सुबह जल्दी उठ गया था और उसी ने ये सब बनाया है, थोड़ा खाकर देखिए हेनरी। जब हेनरी ने सुना कि उसके पोते दामाद ने नाश्ता बनाया है तो वह तुरंत मेज पर बैठ गया। उसने कांटे चम्मच उठाए और खाना शुरू कर दिया। ये देखकर तुम तुरंत बोल पड़े, दादाजी स्टर्लिंग रुकिए। हवा में ही हेनरी के हाथ रुक गए। तुम भागकर रसोई में गए और कुछ हल्के व्यंजन बाहर ले आए। तुमने उन्हें उनके सामने रख दिया। मैंने सुना था कि आप आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए यह हल्का खाना बनाया है। सुबह सुबह हल्का खाना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोनों परिवार जानते थे कि हेनरी को तेज मसालेदार खाना पसंद था और उसे फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लोए अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि हेनरी ने खुशी खुशी वह हल्का खाना उठाया और खाने लगा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नाखुशी नहीं दिख रही थी। हर कोई हैरान था। खाते खाते हेनरी तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। मेरे पोते दामाद को पता है कि मेरा ख्याल कैसे रखना है, इनकी तरह नहीं। डेविड और लोरा ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। लोग सच में कितने अलग होते हैं। रॉबर्ट मुस्कुराया और उसने स्टर्लिंग परिवार को बैठने का न्योता दिया। उस एक वक्त के खाने ने तुम्हें पूरे स्टर्लिंग परिवार की पसंद बना दिया। जब तुम क्लोई के लिए नाश्ता लेकर आए तो तुम्हें अचानक बीती रात की घटना याद आ गई। तुम्हारे गाल तुरंत लाल हो गए। क्लोई ने ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपने सामने रखे नाश्ते और ब्लैक कॉफी को देखा। उसकी गहरी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। शुक्रिया, कोई बात नहीं। सब लोग तुम दोनों को देख रहे थे और एक दूसरे को समझ भरी निगाहों से देख रहे थे। नाश्ते के दौरान दोनों परिवार बातें करते रहे और हंसते रहे। तुम ज्यादा घुलने मिलने वाले इंसान नहीं थे, इसलिए तुम चुपचाप एक तरफ बैठकर सुनते रहे। नाश्ते के बाद तुम ऊपर जाकर आराम करने ही वाले थे कि क्लोई तुम्हारे पास आई। टहलने चले? हेलेन और लोरा तुम दोनों को देखकर मुस्कुराई। जाओ जाओ, टहलना अच्छी बात है। हाँ क्लोई, इथिन का ध्यान रखना। दोनों माताओं के जोर देने पर तुम्हें लगा कि अब मना करना क्लोई के साथ बदतमीजी होगी, इसलिए तुम उठे और उसके पीछे पीछे लिविंग रूम से बाहर निकल गए। हेलेन और लोरा तुम्हें जाते हुए देखती रही। दोनों ने राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया। लगता है बच्चे एक दूसरे को नापसंद नहीं करते। हाँ, अगर इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाए तो कितना अच्छा होगा। आंगन में तुम बजरी वाले रास्ते पर चलने लगे। माहौल थोड़ा अजीब और खामोश था, इसलिए क्लोई ने पहले बात शुरू की। इथन। हाँ, ये दूसरी बार था जब क्लोई ने तुम्हें इथन कहा था। ये जाना पहचाना नाम अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। क्लोई बिल्कुल सहज लग रही थी। उसने अपने होंठ खोले और कहा, तुम्हें पता है ना कि हमारे परिवार पीढ़ियों से एक दूसरे के करीब रहे हैं? तुमने हाँ में सिर हिलाया। फिर क्लोई को आगे बोलते सुना। तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पैदा होने के दिन से ही मेरा और तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया था? तुम चौंक कर क्लोई की तरफ मुड़े। तुमने कई बार पलकें झपकाई। तुम पूरी तरह से उलझन में थे। तुम्हें इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लगा। तुम्हें सच में ये बात नहीं पता थी। रॉबर्ट और हेलेन को शायद तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला था, लेकिन कल हेनरी के रवैये को देखकर तुम्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ न कुछ बात जरूर है। अब जब क्लोई ने यह बात सीधे सीधे बोल दी थी तो तुम न जानने का नाटक नहीं कर सकते थे। मम्मी पापा ने मुझे अभी तक नहीं बताया है, लेकिन मुझे थोड़ा एहसास था। क्लोई रुकी, वह मुड़ी, तुम्हारे करीब आई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तो तुम क्या सोचते हो? उसके अचानक इतने करीब आने से तुम घबरा गए। तुमने अनजाने में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पैर हिलाए नहीं हिले। मैंने अभी तय नहीं किया है। क्लोई थोड़ी सीधी हुई। उसकी आवाज में एक मजेदार लय थी। तुमने मना तो नहीं किया? लगता है मेरे पास अभी भी मौका है। तुम वहीं जम गए। तुम्हारे गाल गर्म होने लगे। उसकी बात काफी कुछ इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें पसंद करती है। तुमने खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर क्लोई की तरफ देखा। और तुम्हें इस सगाई के बारे में कैसा लगता है? क्लोई को सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसकी आवाज नरम बनी रही। मुझे ये विचार बुरा नहीं लगता। अगर बुरा नहीं लगता तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हें ये पसंद है? तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी धड़कनें तेज होने लगी हैं। क्लोई की बातों के बाद तो आसपास की हवा में भी जैसे रोमांटिक मिजाज घुल गया था। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम ये मान लो कि क्लोई तुम्हें पसंद करती है। तुम अपनी तेज धड़कनों को संभालने की कोशिश करने लगे। तो क्या तुम हमारे परिवारों द्वारा तय की गई सगाई को मानोगी? क्लोई ने तुम्हें देखा, फिर आगे बढ़कर तुम्हारे बालों को प्यार से बिखेर दिया। जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते मैं इंतजार कर सकती हूँ। एक ही पल में तुम्हें अपनी छाती में ढोल की तरह दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। तुम बिना पलक झपकाए क्लोई को ऊपर देखते रह गए। तुमने पहले कभी क्लोई के चेहरे को इतने गौर से नहीं देखा था। उसकी त्वचा एकदम साफ और गोरी थी, आंखें गहरी थीं और उसके लंबे बाल एक सम्मोहक चमक के साथ लहरा रहे थे। तुम जितना ज्यादा उसे देखते उतना ही उसकी तरफ खींचते चले जाते। तुम्हारे इस खोए हुए चेहरे को देखकर क्लोई के होंठ हल्के से मुस्कुराए। लगता है तुम्हें मेरा चेहरा पसंद आ गया। तुम तुरंत होश में आए और तुम्हें एहसास हुआ कि तुम क्लोई को ताक रहे थे, खुद पर झुंझलाते हुए। तुम्हें खुद को शांत करने की जरूरत महसूस हुई। तभी तुम्हें अचानक एक अप्रिय बात याद आई। थोड़ा सोचने के बाद तुम धीरे से बोले, क्लोई मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्लोई को शायद पहले से पता था कि तुम क्या कहने वाले हो। उसने तुम्हारे बोलने से पहले ही सवाल पूछ लिया। तुम मुझे अपने और अपनी एक्स के बारे में बताना चाहते हो, है ना? तुम ठिठक गए, फिर ईमानदारी से हाँ में सिर हिलाया। क्लोई दोबारा तुम्हारी तरफ झुकी और सीधे तुम्हारी आंखों में देखा। तुम दोनों के बीच बात कहाँ तक पहुंची थी? तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि क्लोई इतनी बेबाक होगी। तुम्हें जवाब देने में कुछ सेकंड लगे। हम 1 साल तक रिलेशनशिप में थे। हमने हाथ पकड़ा और गले मिले, लेकिन हमने कभी किस नहीं किया। शर्म के मारे तुमने क्लोई
की आंखों की चमक को मिस कर दिया। तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? क्या? एक पल के लिए तुम्हें लगा कि तुमने गलत सुन लिया है। क्लोई ने अभी अभी क्या करने को कहा था? तुम्हारी घबराहट देखकर क्लोई ने सब्र के साथ अपनी बात दोहराई। क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? तुम उसे घूरते रह गए। तुम्हारा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। बिना समझे ही तुम्हारे शरीर ने तुम्हारे दिमाग से पहले जवाब दे दिया। तुमने हाँ में सिर हिला दिया। क्लोई ने तुम्हारे माथे पर एक हल्की सी चुम्मी दे दी। तुमने हैरानी में आंखें खोली और क्लोई को मुस्कुराते हुए देखा। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। क्लोई ने तुम्हारे कंधों से हाथ हटाए और एक कदम पीछे हट गई। तुम दोनों के बीच की नजदीकी को खत्म करते हुए तुम्हें एक अजीब सी निराशा महसूस हुई। क्लोई ने चुपके से अपने चेहरे के हाव भाव संभाल लिए। चलो भी, मैं तुम्हें आसपास सब घुमा देती हूँ। बाकी बचे समय में न तो तुमने और न ही क्लोई ने उस बात का जिक्र किया, आंगन वाली उस किस का। तुम्हारा ध्यान जल्द ही आंगन में लगे उन दुर्लभ फूलों और पौधों पर चला गया, ये सोचते हुए कि दादी को पौधों की देखभाल करना कितना पसंद था। तुम्हारा दिल अचानक से भारी और दुखी हो गया। क्लोई ने तुम्हारा मूड बिगड़ते हुए देख लिया तो उसने बड़ी समझदारी से बात का रुख बदल दिया। मुझे दादी के लिए एक बहुत ही सुंदर और शांत दफन की जगह मिल गई है। कल का दिन अच्छा है, क्या तुम उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हो? तुमने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। तुम दादी की राख को इतनी दूर वेस्टब्रिज तक लेकर आए थे, जाहिर है कि तुम उन्हें अंतिम विदाई देना ही चाहते थे। बस तुम्हें इस बात की हैरानी थी कि उनके लिए कब्र ढूंढने की जिम्मेदारी क्लोई पर आ पड़ी थी। क्लोई, क्या तुम इन दिनों व्यस्त नहीं हो? अरे कोई बात नहीं, मैं बॉस हूँ, थोड़ा काम टाल सकती हूँ। उस रात तुम अभी अभी शावर लेकर बाहर निकले ही थे कि हेलेन ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। मम्मी, अंदर आ जाइए। हेलेन तुम्हें सोफे तक ले गई और तुम्हारा हाल चाल पूछने लगी। इथन, अब जब तुम घर आ गए हो तो क्या कुछ भी असहज लग रहा है? मम्मी को बताओ, अगर कुछ भी पराया या अजीब लग रहा हो तो। तुमने सिर हिलाया। कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है, खाना बहुत बढ़िया है और कमरा भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ काफी सहज महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद हेलेन आखिरकार मुद्दे की बात पर आई। इथन, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे दादाजी और बगल वाले दादाजी स्टर्लिंग ने क्लोई के साथ तुम्हारी सगाई तय कर दी थी। हमें डर था कि तुम्हें इसे स्वीकार करने में परेशानी होगी, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन तुम क्लोई के साथ काफी अच्छी तरह घुल मिल रहे हो तो तुम्हारे गाल हल्के से लाल हो गए। लेकिन एक सवाल हमेशा से तुम्हें परेशान कर रहा था, क्लोई की सगाई नेथन से क्यों नहीं हुई थी? वो तो मुझसे पहले पैदा हुआ था। हेलेन मुस्कुराई। दरअसल दोनों परिवार शुरुआत में क्लोई की सगाई नेथन से ही करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। तुम्हारे दादाजी को डर था कि जबरदस्ती साथ लाने से शादी दुखद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वो बात वहीं छोड़ दी। उसी दौरान मम्मी तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट हुई, तब दादाजी ने तुम्हारी सगाई क्लोई से तय करने का फैसला किया। फिर भी तुम दोनों आखिरकार साथ आते हो या नहीं, ये तुम पर और क्लोई पर निर्भर करता है। तो इथन, तुम क्या सोचते हो? तुम्हें अचानक याद आया कि आंगन में क्या हुआ था? ईमानदारी से जवाब देते हुए तुम्हारा चेहरा शर्माकर लाल हो गया। मुझे ये बुरा नहीं लगता इथन, चूंकि तुमने मना नहीं किया, इसका मतलब अभी भी मौका है ना? तुमने सिर हिलाया। लेकिन फिर तुम्हें वेनेसा का ख्याल आया, जिसे तुम अभी अभी छोड़ कर आए थे। तुम उस पर से अपना ध्यान पूरी तरह हटा चुके थे, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। अब भी क्लोई के साथ जुड़ना उसके साथ नाइंसाफी होगी। मम्मी, मैं अभी डेटिंग के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर हेलेन ठिठक गई, फिर उलझन में तुम्हारी तरफ देखने लगी। क्यों इथन, तुम भी तो क्लोई को पसंद करते दिखते हो। तुम झिझके, फिर उसे वेनेसा के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद हेलेन ने तुम्हें हमदर्दी से गले लगा लिया। काश हम तुम्हें कुछ दिन पहले ढूंढ पाते तो तुम्हें इतनी कड़वाहट से नहीं गुजरना पड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। हेलेन ने तुमसे थोड़ी देर बात की, फिर अपने कमरे में लौट गई। नेतन ने दावा किया कि वह अपने भाई के साथ रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है और तुम्हारे कमरे में ही रुकने की जिद करने लगा। बत्तियां बुझने के बाद तुम दोनों अलग अलग तरफ लेटे हुए थे। अचानक नेथन धीरे से बोला, एथन, मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। तुमने एक हल्की सी हूं की आवाज निकाली। फिर तुम शांत होकर उसे उन सभी बातों के बारे में बताने लगे जो तुम्हें याद थी। मैं बचपन में बहुत बीमार रहता था। दादी को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मैं बड़ा ही न हो पाऊं। यहाँ तक कि जब वह खुद मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी उन्होंने हमेशा मुझे सबसे अच्छा देने की कोशिश की। जब मैं 8 साल का था तो मुझे तेज बुखार आ गया था। दादी बहुत डर गई थी और मुझे बहुत दूर एक क्लिनिक तक उठाकर ले गई थी। हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए दादी डॉक्टर के आगे घुटनों पर बैठ गईं और उनसे गिड़गिड़ाकर पहले मेरा इलाज करने की भीख मांगने लगी। फिर उन्होंने बिल भरने के लिए देर रात को पैसे उधार लिए। उस कर्ज को चुकाने के लिए दादी और मैंने पूरे 1 महीने तक सिर्फ उबले हुए बंद गोभी के पूड़े और अचार खाकर गुजारा किया। अपने बचपन के बारे में बताते समय तुम काफी शांत रहे, लेकिन तुम्हारे बगल में लेटा नेथन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वह अमीर बनकर बड़ा हुआ था, हर मोड़ पर उसकी देखभाल की गई थी। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सहा था। ये सोचकर कि जहाँ उसने ऐशो आराम में जिंदगी बिताई, वहीं उसके छोटे भाई ने इतनी तकलीफें सही। नेथन का दिल बुरी तरह तड़प उठा। उसकी सिसकियां सुनकर तुमने तुरंत बोलना बंद कर दिया। तुम मुड़े और देखा कि नेथन तुम्हारे बगल में फूट फूट कर रो रहा है। तुम लाचार दिखे। भाई रो मत, वो सब तो बीत चुका है, अब तो सब खत्म हो गया है ना। तुम्हें उसे ढांढस बंधाते देखकर नेथन और भी जोर जोर से रोने लगा। उसने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया और सिसकते हुए बोला, मेरा इथन इतनी तकलीफों में रहा और मुझे भनक तक नहीं लगी। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारे लिए चीजें इतनी मुश्किल थीं। तुम हल्का सा मुस्कुराए। भाई दुखी मत हो, मैं अब सच में ठीक हूँ। मुझे लगता है कि आखिरकार मेरे दिन बदल गए हैं। इथन, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी कोई तकलीफ नहीं सहने दूंगा। हाँ, आप सबसे अच्छे हैं भाई। तुमने शायद ही कभी नेथन के साथ ऐसे बच्चों जैसी मीठी बातें की थी। उसे ये साफ तौर पर बहुत पसंद आया। तुम्हें पकड़े हुए उसे एहसास हुआ कि तुम कितने दुबले पतले हो। उसका दिल एक बार फिर दर्द से भर गया। इथन, मैं कल ही हमारे
हमारे न्यूट्रिशनिस्ट से तुम्हारे लिए एक डाइट प्लान बनवाऊंगा। देखो तो सही तुम कितने सुकड़े हुए हो। दोनों भाइयों ने देर रात तक बातें की और फिर सो गए, लेकिन अगली सुबह तुम फिर भी जल्दी उठ गए। तुम और क्लोई इस बात पर सहमत हुए थे कि आज दादी की राख को कब्रिस्तान ले जाना है। तुम्हें बस ये नहीं पता था कि क्लोई कब पहुंचेगी, इसलिए तुम लिविंग रूम में इंतजार करने लगे। तुम क्लोई को फोन करने ही वाले थे कि तुम्हें याद आया। तुमने अपना पुराना फोन और सिम कार्ड तो एयरपोर्ट के डस्टबिन में फेंक दिया था। तुमने अभी तक नया फोन या सिम कार्ड नहीं खरीदा था। कोई ताज्जुब नहीं कि सब कुछ इतना अजीब तरह से शांत क्यों था। खुशकिस्मती से क्लोई भी जल्दी पहुंच गई। उसके हाथ में एक बैग था। उसने उसे सीधे तुम्हें थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है, इसे खोलो और देखो कि तुम्हें ये पसंद आया या नहीं। अंदर फोन का सबसे नया मॉडल था। क्लोई ने एक नया सिम कार्ड भी तैयार रखा था। तुमने सुखद हैरानी के साथ फोन को देखा। तुमने ये मेरे लिए खरीदा? हाँ, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तुमने नए फोन को हाथ में घुमाकर देखा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बस एक नया फोन लेने की ही सोच रहा था। क्लोई, तुम हमेशा मेरे काम आती हो। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। चलने के लिए तैयार हो? तुमने सिर हिलाया और नया फोन अपनी जेब में डाल लिया। फिर तुमने दादी का अस्थि कलश उठाया और क्लोई के साथ निकल पड़े। आधे घंटे बाद गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर जाकर रुकी। तुम कलश लेकर बाहर निकले। क्लोई तुम्हारे साथ थी। तुम दोनों मिलकर ग्राउंड कीपर के पीछे पीछे चुनी हुई जगह तक गए। ग्राउंड कीपर ने कलश को कब्र में रख दिया। तुम और क्लोई पास में खड़े होकर चुपचाप देखते रहे। तुम्हारी आंखें लाल थीं, लेकिन तुम रोए नहीं। तुम जानते थे कि दादी तुम्हें हर समय रोते हुए नहीं देखना चाहेंगी। दादी की राख को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद आखिरकार तुम्हें लगा कि जैसे सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। लेकिन जैसे ही क्लोई ने तुम्हें वापस हेज घर छोड़ा, हेलेन और नेथन तुम्हें फिर से बाहर ले गए। रास्ते में तुम पूछे बिना नहीं रह सके, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? चिंता मत करो इथन, मम्मी बस चाहती हैं कि तुम्हारा एक पूरा चेकअप हो जाए। तुम्हारे भाई ने बताया कि कल रात जब उसने तुम्हें गले लगाया तो उसे एहसास हुआ कि तुम कितने दुबले हो गए हो। इसलिए मम्मी ने सोचा कि तुम्हें एक पूरा मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। फिर हम तुम्हें दोबारा सेहतमंद बनाने में मदद कर सकते हैं। कार चला रही क्लोई ने भी पीछे से सहमति में सिर हिलाया। जब तुमने विरोध करना शुरू किया तो वो धीरे से बोली, इथन आंटी हेलेन भी तुम्हारी सेहत को लेकर चिंतित है। अच्छे बच्चे की तरह चेकअप करवा लो, इससे सभी को तसल्ली मिल जाएगी। क्या इसमें तुम भी शामिल हो? तुम्हारे सोचने से पहले ही ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकल गए। गाड़ी में अचानक सन्नाटा छा गया। एक लंबे ठहराव के बाद क्लोई धीरे से हंसी। हाँ, मैं भी, इसलिए अच्छे बच्चे बनो इथन। क्लोई ने तुम्हें किसी छोटे बच्चे की तरह फुसलाकर चेकअप के लिए मना लिया। तुम्हारे गाल शर्म से लाल होने लगे। पिछली सीट पर हेलेन और नेथन ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान बांटी। उन्हें थोड़े से रोमांस की आहट मिल गई थी। वैसे हमने तो इतना कुछ कहा, लेकिन क्लोई के एक शब्द ने काम कर दिया। इसे कहते हैं बात का असर होना। भाई, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं मना करने वाला भी नहीं था। मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। नेथन ने अपनी भौहें चढ़ाई। फिर गाड़ी चला रही क्लोई की तरफ मुड़ा। क्लोई, तुमने सुना? मेरा भाई तुम्हारी वजह से ये नहीं कर रहा है। ठीक है, अगली बार मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी। वे दोनों तुम्हारे खिलाफ एक हो गए थे और तुम जीत नहीं सकते थे, इसलिए तुम रूठ कर चुप हो गए। हेलेन तुम्हें हेज मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई। तुम्हारे पहुंचते ही टेस्ट शुरू हो गए, लेकिन सबसे पहले टेस्ट में ही एक रुकावट आ गई। यह ब्लड टेस्ट था, लेकिन तुम्हारी नसें बहुत पतली थी। नर्स ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे कोई नस ही नहीं मिली। हेलेन और नेथन एक तरफ से देख रहे थे। उनका दिल तुम्हारे लिए बैठा जा रहा था। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे भाई को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रही हो? बेचारी युवा नर्स घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो रही थी। भाई, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है। मेरी नसें हैं ही बहुत पतली, क्योंकि उसके भाई ने ऐसा कहा था, इसलिए नेथन को बात यहीं छोड़नी पड़ी। नर्स जितनी ज्यादा घबरा रही थी, नस ढूंढना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। एक हाथ पर पहले से ही सुई के ढेरों निशान पड़ चुके थे। वो बस रोने ही वाली थी। तभी क्लोई एक तरफ से बोली, ये मैं करती हूँ। सब लोग मुड़कर क्लोई को देखने लगे। वो पहले से ही बहुत सावधानी से अपने हाथों और सुई को सैनिटाइज कर रही थी। नेथन ने उसकी तरफ शक की नजरों से देखा। क्लोई, क्या तुम्हें सच में ये करना आता है? अगर नहीं तो किसी पेशेवर पर छोड़ दो, या कम से कम किसी दूसरी नर्स को बुला लो। नेथन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि क्लोई ने बड़ी ही महारत से सुई लगा दी। उसने पहली ही कोशिश में सही नस पकड़ ली। नर्स ने तुरंत आगे का काम संभाला और खून निकालने की प्रक्रिया पूरी की। तुम भी हैरान रह गए थे। क्या तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई की है? तुमने तो इसे बहुत आसान बना दिया। तुमने अपनी कोहनी के पास रुई दबा रखी थी और तुम्हारी आंखों में उसके लिए साफ तारीफ दिख रही थी। क्लोई, तुम सच में कमाल हो। कुछ खास नहीं, मैं बस तुम्हें कुछ और सुइयों के दर्द से बचाना चाहती थी। दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार खून निकल जाने के बाद बाकी के सारे टेस्ट बहुत आसानी से हो गए। हेलेन और नेथन नतीजों का इंतजार करने के लिए वहीं रुकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्लोई से कहा कि वह तुम्हें पास के ही एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में ले जाए। तुम अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे और मेन्यू देख भी नहीं पाए थे कि क्लोई ने बड़ी सहजता से कई सारे व्यंजन ऑर्डर कर दिए। तब तुम्हें हैरान होकर एहसास हुआ कि उनमें से कुछ तो तुम्हारे पसंदीदा खाने थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यह सब पसंद है? मैं जानना चाहती थी, इसलिए पता कर लिया। तुम काफी देर तक उसे एक तक देखते रहे और फिर तुम्हारे दिमाग में वनेसा का ख्याल आया। एक साल साथ रहने के बाद तुम उसकी हर पसंद नापसंद जानते थे, लेकिन वनेसा अक्सर यह भूल जाती थी कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। खाने के दौरान क्लोई का फोन बजा। उसने बड़े आराम से फोन उठाया। दूसरी तरफ से तुरंत एक चहकती हुई आवाज आई, क्लोई, मैंने सुना तुम वापस आ गई हो। क्या तुम आज रात फ्री हो? आओ साथ में वक्त बिताते हैं। क्लोई ने तुम्हारी तरफ देखा, जो खाने में व्यस्त थे। नहीं, मैं बिजी हूँ। किस बात में बिजी हो? मैं अपने मंगेतर के साथ हूँ। क्लोई की बात सुनकर तुम्हारे गले में खाना अटक गया और तुमने पूरे मेज पर सूप उड़ेल दिया। दूसरी तरफ भी सन्नाटा छा गया। फिर एक औरत की चीख सुनाई दी, अरे वाह, तुम्हें हमारे होने वाले
जीजाजी मिल गए। क्लोए, क्या वो अभी तुम्हारे साथ हैं? इनकार मत करना, मैंने उनकी आवाज सुनी है। क्लोई ने शांति से तुम्हें एक नैपकिन पकड़ाया। तुमने उसे लेकर अपना मुंह पोंछा, लेकिन तुम्हारा ध्यान अभी भी क्लोई पर ही टिका था। हाँ, वो मुझे कुछ दिन पहले ही मिले हैं। सच में ढूंढ लिया? क्लोई को आखिरकार पति मिल ही गया। उन्हें बाहर ले आओ और हमसे मिलाओ। नहीं, क्यों नहीं? हम सब उनसे मिलना चाहते हैं। बस किसी गेट टुगेदर में उन्हें साथ ले आओ। ना का मतलब ना होता है। बात खत्म। क्लोई ने सामने वाले के जवाब का इंतजार नहीं किया और फोन काट दिया। क्या तुम ठीक हो? तुमने बात को टालते हुए झेप कर क्लोई की तरफ देखा। बस अचानक धक्का लग गया था। क्लोई ने सिर हिलाया। मुझे पता है। क्या फोन पर तुम्हारी दोस्त थी? हाँ, वो मेरे बचपन की दोस्त है, और नेथन की भी। उन्होंने तुम्हें बाहर बुलाया था। तुम गई क्यों नहीं? मैंने बताया तो, मैं अपने मंगेतर के साथ वक्त बिता रही हूँ। तुम्हारे गाल शर्म से लाल हो गए। तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है। क्लोई ने सहजता से सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर ऐसे समझ लो कि मैं ही तुम्हारे साथ चिपकी हुई हूँ। उस पल क्लोई की वह शांत और बेपरवाह वाली छवि तुम्हारी आंखों में पूरी तरह बदल गई। क्या यह सच में वही औरत थी जो उस मयाबैग कार की पिछली सीट पर एकदम गंभीर और ग्रेसफुल बनकर बैठी थी? जब मेडिकल रिपोर्ट्स आईं, तो हेलेन ने देखा कि तुम बस थोड़े से कमजोर थे और कोई गंभीर समस्या नहीं थी। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। वो और नेथन योजना बनाने लगे कि तुम्हें ताकतवर कैसे बनाया जाए। अगले दिन हेज परिवार के न्यूट्रिशनिस्ट ने खाने और वर्कआउट का पूरा प्लान तैयार कर दिया। संतुलित आहार और कसरत से तुम्हारी सेहत जल्द ही सुधरने वाली थी। तुम जानते थे कि तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा है, इसलिए तुमने मना नहीं किया। हर दिन तुम समय पर कसरत करते और आराम करते थे। अपनी पहली सुबह की रनिंग के दौरान तुम्हारी मुलाकात क्लोई से हुई, जो खुद भी दौड़ने की तैयारी कर रही थी। साथ में दौड़े? बिल्कुल। क्लोई के साथ होने से सुबह की रनिंग उतनी मुश्किल नहीं लग रही थी। जब तुम दौड़कर वापस लौटे तो तुमने नेथन और क्लेयर को लिविंग रूम में बहस करते हुए सुना। तुम्हें जल्द ही समझ आ गया कि वे इस बात पर लड़ रहे थे कि अगले दिन तुम्हारे साथ दौड़ने कौन जाएगा। हेलेन ने शांति से अपनी कॉफी की चुस्की ली और एक ही वाक्य में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगर तुम लोग क्लोई की तरह सुबह जल्दी उठ सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। नेथन और क्लेयर ने एक दूसरे को देखा और पूरी तरह हारे हुए मन से अपने सिर झुका लिए। उन दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्लोई हर दिन इतना काम कैसे संभाल लेती है और फिर भी समय पर सोकर इतनी सुबह उठ जाती है। वे उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते तुम्हें हेज परिवार के साथ रहते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। उस 1 महीने में तुम धीरे धीरे हेज परिवार के साथ जिंदगी में ढल गए थे। तुम में भी काफी बदलाव आया था और तुम पहले से ज्यादा सेहतमंद दिखने लगे थे। एक दिन रात के खाने पर रॉबर्ट ने एक ऐलान किया, ईथन, तुम्हें घर आए हुए 1 महीना हो चुका है। अब सबको औपचारिक रूप से तुमसे मिलाने का समय आ गया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हमारे जान पहचान के हर इंसान को पता है कि हेज परिवार के सबसे छोटे बेटे को पैदा होने के तुरंत बाद कोई ले गया था और वह 20 से ज्यादा सालों तक गायब रहा। हेज परिवार ने उसे वापस लाने से पहले सालों का वक्त और बहुत सारे संसाधन उसकी तलाश में लगा दिए थे। तुम्हारे माता पिता ये खुशखबरी दुनिया के साथ बांटना चाहते थे और तुम्हें सही तरीके से सबके सामने लाना चाहते थे। जब तुम चुप रहे तो हेलेन को लगा कि तुम ऐसा नहीं चाहते। वह मना करने के लिए कोई बहाना ढूंढ ही रही थी कि तुमने आज्ञाकारी बच्चों की तरह सिर हिला दिया। आप और मम्मी जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें पूरा सहयोग दूंगा। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। पार्टी 7 दिन बाद के लिए तय की गई। ये बोमोंट ग्रैंड बॉलरूम में आयोजित होने वाली थी। एक बार तारीख तय हो जाने के बाद हेलेन और क्लेयर ने तुम्हारे वर्कआउट के अलावा अगले कुछ दिनों का शेड्यूल तैयार कर दिया। वे तुम्हें पूरे वेस्टब्रिज में शॉपिंग कराने ले गईं। फिर एक दिन जब तुम अपने नए सिले हुए सूट को पहनकर देखने ही वाले थे, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, ईथन हेज। किसी को अपना नाम पुकारते सुनकर तुम सहज ही पीछे मुड़े। थोड़ी दूरी पर एक सख्त सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। तुम्हें उसे पहचानने में एक पल लगा। ब्लैक, क्या ये तुम हो? ब्लैक ने बड़ी बेपरवाही से अपनी आंखें घुमाई और फिर अकड़ कर आगे बढ़ा। और कौन होगा? सालों से नहीं देखा तुम्हें, तुम अभी भी वैसे ही हो। ब्लैक ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर तुम्हारे हैंडसम चेहरे पर टिक गई और उसकी आंखों में जलन साफ दिखने लगी। अभी भी वही मुफलिस और आवारा। हेज परिवार में वापस आने के बाद भी तुम्हें साधारण और कैजुअल कपड़े ही पसंद हैं। आज भी तुमने बहुत साधारण कपड़े पहन रखे थे। ब्लैक तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट था। उस समय तुम दोनों को ही स्कूल का हैंडसम बॉय माना जाता था, लेकिन ब्लैक बहुत अमीर परिवार से आता था। तुम्हारे लुक्स से जलने के कारण ब्लैक और उसके दोस्त हमेशा तुम्हें परेशान करते रहते थे। तुम्हें डर था कि उसका परिवार अपनी ताकत का इस्तेमाल दादी को परेशान करने के लिए कर सकता है, इसलिए तुमने कभी उसका सीधे तौर पर सामना नहीं किया। तुमने 3 साल तक चुपचाप सब कुछ सहा। ग्रेजुएशन के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए और तुम फिर कभी ब्लैक से नहीं मिले। ब्लैक बहुत दिनों बाद मिले। ब्लैक ने हिकारत से हुंकार भरी। उसने तुम्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। ईथन हेज, जरा देखो तुमने क्या पहन रखा है। लगता है तुम कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। क्या तुम्हारे जैसा मामूली इंसान यहाँ के कपड़ों की कीमत भी चुका सकता है? यहाँ की हर चीज 1 लाख से ऊपर की है। महंगे वाले तो सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों में आते हैं। अगर तुमने कुछ खराब कर दिया तो क्या भर पाओगे? तुम्हारी बेइज्जती करने के बाद भी ब्लैक का मन नहीं भरा। वह सेल्स गर्ल की तरफ मुड़ा। जब आपकी दुकान ग्राहकों को अंदर आने देती है तो क्या आप पहले उनकी जांच नहीं कर सकती? हर किसी ऐरे गहरे को अंदर मत आने दिया कीजिए। अगर ये कुछ खराब कर दे तो क्या ये उसकी भरपाई कर सकता है? जब तुमने और सेल्स गर्ल दोनों ने ही कोई जवाब नहीं दिया तो ब्लैक को लगा कि वह तुम दोनों पर हावी हो गया है। उसके अंदर श्रेष्ठता का एक घमंडी एहसास
एहसास जाग उठा। उसकी नजर उस सूट पर पड़ी जिसे सेल्स गर्ल ने पकड़ रखा था। उसकी आंखें चमक उठी और उसने झटके से उसे छीन लिया। तुमने भी तुरंत सूट को पकड़ लिया। तुम्हें उससे लड़ते देखकर ब्लैक ने उसे और जोर से खींचा, लेकिन तुमने भी अड़े रहकर उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे से सूट खींचने लगे। सेल्स गर्ल खौफ से ये सब देख रही थी। तभी एक जोर से फटने की आवाज आई। सूट बिल्कुल बीच से फट गया। तुम और ब्लैक कई कदम पीछे हट गए और आखिरकार अपना संतुलन संभाला। ब्लैक ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई और सबसे पहले शिकायत की, आपने देखा ना, उसने सूट खराब कर दिया, इससे पैसे वसूलिए। ब्लैक ने अपने हाथ में बचा आधा सूट जमीन पर फेंका और जाने के लिए मुड़ा। तुमने आगे बढ़कर ब्लैक की कलाई पकड़ ली। सूट हम दोनों ने मिलकर फाड़ा है, तुम कहीं नहीं जा रहे। पहले तुम ब्लैक के परिवार से डरते थे कि कहीं वे दादी को निशाना न बना लें, इसीलिए तुम हमेशा पीछे हट जाते थे। तुम खुद से मुसीबत मोल नहीं लेते थे, लेकिन तुम उससे डरते भी नहीं थे। ब्लैक ने आज साफ तौर पर यह शुरुआत की थी और तुम्हारे साथ मिलकर सूट फाड़ा था। वह सारा इल्जाम तुम्हारे सिर पर नहीं मर सकता था। जब तुमने उसकी कलाई पकड़ी तो ब्लैक ने तुम्हें अविश्वास से घूरा। ईथन हेज, मुझे छोड़ो, तुमने सूट खराब किया है, मैं पैसे क्यों दूं? अगर तुम इसे नहीं पकड़ते तो क्या ये फटता? मैं अपने हिस्से के पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें भी देने होंगे। ईथन हेज, क्या तुम पागल हो गए हो? ईथन हेज, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सूट खराब किया है, तुम मुझसे पैसे नहीं दिलवा सकते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मानूंगा। ब्लैक अपना आपा खो बैठा। जब तुमने उसे जाने नहीं दिया, वो तुम्हें गालियां देने लगा। उसकी बातें जितनी घटिया हो सकती थीं, उतनी घटिया थी। माहौल खराब होता देख वो सेल्स वुमन मदद के लिए भागी। हेलेन और क्लेयर लाउंज में कॉफी पीते हुए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी उन्होंने उस सेल्स वुमन को देखा जो तुम्हारी मदद कर रही थी। वो घबराई हुई वापस भागती आ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गयी कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत उसके पीछे पीछे गयी। दूर से ही उन्होंने देखा कि तुमने एक हाथ से अपना चेहरा ढका हुआ है। तुम बहुत दुखी लग रहे थे। ईथन, हेलेन और क्लेयर भागकर तुम्हारे पास आईं। जब तुम सुन्न खड़े थे, क्लेयर ने तुम्हारा हाथ हटाया। तुम्हारे चेहरे पर खून से भरी एक खरोंच थी। घाव ज्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन उससे खून निकल रहा था। हेलेन और क्लेयर के चेहरे के रंग तुरंत बदल गए। हेलेन ने तुम्हें अपनी बाहों में समेट लिया और ब्लैक को घूर कर देखा। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई? ब्लैक अभी भी हैरान था। हेलेन के इस आरोप पर उसने पलटकर जवाब दिया और हेलेन और क्लेयर को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके कपड़ों पर कोई महंगे ब्रांड का लोगो नहीं दिख रहा था, तो उसने मान लिया कि तुम्हारे असली घर वाले कोई खास लोग नहीं है। उसके चेहरे की घबराहट अब हकारत में बदल चुकी थी। ईथन हेड, तुम्हारी माँ कब से आ गई? क्या तुम वो अनाथ नहीं थे जिसे दादी ने उठाकर पाला था? ब्लैक ने हेलेन को पूरी हकारत के साथ ऊपर से नीचे देखा। लगता है तुम्हारी असली माँ भी कोई कंगाल एरी गैरी ही है। सही भी है। तुम्हारी आंखें ठंडी पड़ गईं। ब्लैक की बातें उन दो हदों को पार कर चुकी थी जिन्हें तुम कभी किसी को पार नहीं करने देते। तुम्हारी दादी और तुम्हारी जन्म देने वाली माँ। तुम हेलेन की बाहों से छुड़ाकर अलग हुए। फिर तुमने ब्लैक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस वार से ब्लैक सीधा जमीन पर जा गिरा। ब्लैक होश में आया और अविश्वास से तुम्हें घूरने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। ईथन हेज, तुमने मुझे मारा? तुमने एक और थप्पड़ के साथ जवाब दिया। तुम उस वक्त एक गौस्सेल छोटे शेर की तरह लग रहे थे। अगर कोई आवारा कुत्ता भी सामने आता तो उसे भी लात पड़ जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? मैंने तुम्हें उतनी जोर से नहीं मारा जितनी जोर से मारना चाहिए था। फिर तुम बिना लोक लाज की परवाह किए ब्लैक के ऊपर चढ़ गए। तुमने उसे बार बार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी के बारे में बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बेइज्जती करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? तुम्हारे नीचे दबा हुआ ब्लैक पलटकर वार भी नहीं कर पा रहा था। वो लाचार होकर अपने दोनों हाथ पैर मार रहा था। ईथन हेज, तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें अपने साथ बर्बाद करूंगा। तुम और ब्लैक फिर जमीन पर एक दूसरे से गुद गए। हेलेन और क्लेयर हैरान होकर देखती रही। हेलेन सबसे पहले खुद को संभाल पाई। वो मैनेजर और सेल्स वुमन पर गर्जी, इस सिरफिरे को मेरे बेटे के ऊपर से हटाओ। अगर मेरे बेटे का एक बाल भी बांका हुआ तो तुम सब खत्म हो। मैनेजर और सेल्स वुमन लड़ाई छुड़ाने के लिए अंदर भागे। इस चक्कर में उन्हें भी कई घूंसे और लातें पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम ब्लैक को हाई स्कूल में की गई हर बात की कीमत चुकाने पर आमादा थे। तुमने जरा भी रहम नहीं दिखाया। आखिरकार मैनेजर और सेल्स वुमन ने तुम्हें खींचकर अलग किया। हेलेन तुरंत भागकर आई और तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारा चोटिल और अस्त व्यस्त चेहरा देखकर उसका दिल भर आया। कोई बात नहीं ईथन, कोई बात नहीं। आखिरकार तुम्हें थोड़ा होश आया। तुम्हें याद आया कि तुम अपनी माँ और बहन के सामने किसी पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। शर्मिंदगी महसूस करते हुए तुमने अपना सिर झुका लिया। क्लेयर ने ब्लैक को ठंडी नजरों से घूरा। फिर उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। तुमने मेरे भाई के चेहरे पर चोट पहुंचाई है ना? ब्लैक तुमसे तो पहले ही पिट चुका था और अब क्लेयर ने भी उसे मार दिया था। पहले से ही बौखलाए हुए उसने बिना किसी डर के जवाब दिया, हाँ मारा तो तुम क्या कर लोगी? तुम्हें नहीं पता है ना, मैं पूरे हाई स्कूल में इसे बुली करता था। इसकी तो एक शब्द बोलने तक की हिम्मत नहीं होती थी। अब इसे लगता है कि ये मुझे मारने जितना ताकतवर हो गया है। बस रुको तुम, मैं अपने पापा से तुम सबकी खबर लिवाता हूँ। जब हेलेन और क्लेयर ने ब्लैक को यह कहते सुना कि उसने तुम्हें हाई स्कूल में प्रताड़ित किया था तो उनके चेहरे के भाव एकदम कठोर हो गए। लेकिन ब्लैक की बकबक
बंद नहीं हो रही थी। उसे लगा कि ऐसा बोलने से हेलेन और क्लेयर से कोई प्रतिक्रिया मिलेगी, इसलिए वो डींगे मारता रहा और बात को बड़ा चढ़ाकर बताता रहा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, क्लेयर ने उसे एक लात मार दी। ब्लैक यकीनन अपनी पीठ के बल जा गिरा। क्लेयर का चेहरा पूरी तरह से कठोर हो चुका था। उसके चारों ओर का माहौल ऐसा था जो किसी इंसान को जमा दे। उसकी वो प्यारी बड़ी बहन वाली एक्टिंग अब खत्म हो चुकी थी। तुमने हेड्स परिवार से दुश्मनी ली है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने बेवकूफो हो। तुम्हें मेरे भाई को सताने की हिम्मत किसने दी? ब्लैक अभी भी गालियां दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हेज और क्लेयर शब्द सुने, वो वहीं थम गया और अविश्वास से क्लेयर को घूरने लगा। फिर उसने हेलेन की सुरक्षात्मक बाहों में मौजूद तुम्हारी तरफ देखा। इथन हेज, क्लेयर, इथन एक हेज है? ये कैसे मुमकिन है? क्या वो एक अनाथ बच्चा नहीं था? तुमने लाचारी में अपनी आंखें मूंद ली। ब्लैक सच में जानता था कि हेज परिवार की हर दुखती रग पर कैसे हाथ रखा जाए। उसने बार बार उनकी सीमाओं को लांघा था। तुम जानते थे कि हेज परिवार ब्लैक को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। क्लेयर ने अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। काले सूट में कई आदमी तुरंत अंदर भागे। क्लेयर ने शांति से जमीन पर पड़े ब्लैक की तरफ इशारा किया। इसका मुंह बंद करो और इसे यहाँ से ले जाओ। देखते हैं कि इसने कितने अपराध किए हैं। गार्ड्स ने जल्दी से ब्लैक का मुंह बंद कर दिया और उसके छटपटाने के बावजूद उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। क्लेयर ने एक गहरी सांस ली, फिर वो मुड़ी और उसने अपने चेहरे पर फिर से वही प्यारी बड़ी बहन वाले भाव ला लिए। माँ, ईथन को शॉपिंग पर ले जाओ, मुझे एक काम निपटाना है। क्लेयर जाने ही वाली थी कि तुमने उसकी कलाई पकड़ ली। तुमने अपने होंठ भींचे जैसे कुछ कहने वाले हो। क्लेयर जानती थी कि उसके छोटे भाई का दिल बहुत नरम है। उसने आगे बढ़कर तुम्हारे बालों को सहलाया। सब ठीक है ईथन, तुम्हारी बहन जानती है कि उसे क्या करना है। क्लेयर ने तसल्ली देते हुए तुम्हारा हाथ थपथपाया और फिर लंबे डग भरती हुई चली गई। तुम जानते थे कि क्लेयर तुमसे झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन तुम फिर भी चिंतित थे। माँ, क्लेयर, हेलेन ने धीरे से तुम्हारे हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। ईथन, तुम्हारी बहन जानती है कि कहाँ हद तय करनी है। हेज परिवार के लोग बेवजह किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन हम किसी मासूम को सजा भी नहीं मिलने देंगे। वैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें सताने की? अगर तुम्हारी बहन उससे न भी निपटती तो तुम्हारे पापा और भाई भी उसे कभी नहीं छोड़ते। और हुआ भी यही। जब तुम चोटिल चेहरे के साथ हेज हवेली लौटे तो रॉबर्ट और नाथन तुम्हें देखकर आग बबूला हो गए। किसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई? क्या उसे मरने का शौक चढ़ा है? किसने मेरे भाई को सताया? उन गार्ड्स को किस बात के पैसे दिए जाते हैं? उन्होंने किसी को उसे इतनी बुरी तरह चोट कैसे पहुंचाने दी? तुमने लाचारी से उस गस्सैल बाप बेटे को देखा। कोई भी उन्हें देखता तो यही सोचता कि तुम्हें बहुत गंभीर चोट आई है। ये तो बस मेरे चेहरे पर एक छोटी सी खरोंच है। पापा, शांत हो जाइए, ये बस एक खरोंच है, इससे खून बह रहा है। ये सिर्फ एक खरोंच कैसे हुई? बाप बेटे दोनों एक साथ बोले। मैं इस बात की पूरी जांच करवाऊंगा। किसकी हिम्मत हुई मेरे प्यारे बेटे को चोट पहुंचाने की? रॉबर्ट ने अपना फोन निकाला और कॉल करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि तुम कुछ कह पाते, क्लेयर बाहर से अंदर आई। पापा, जरूरत नहीं है। जिसने ईथन को चोट पहुंचाई थी उससे मैं पहले ही निपट चुकी हूँ। जब क्लेयर वापस आई तो तुम भागकर उसके पास गए और उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, आपने उस लड़के के साथ कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं किया ना? क्लेयर अच्छे से जानती थी कि तुम्हारा क्या मतलब था। अचानक उसका मन तुम्हें चिढ़ाने का हुआ। उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैंने उसे कंक्रीट में बांधकर समंदर में फेंक दिया। तुमने सच में उसकी बात का यकीन कर लिया? तुम भी ना। क्लेयर, अपने भाई को मत डराओ। हेलेन ने क्लेयर की पीठ पर हल्की सी चपत लगाई, फिर उसने तुम्हें अपनी बाहों में खींच लिया। अपनी बहन की फालतू बातों पर ध्यान मत दो। क्लेयर धीरे से हंसी। उसने तुम्हारे उस गाल को सहलाया जहाँ चोट नहीं लगी थी। ईथन को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। रॉबर्ट के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। ये सुनने के बाद भी कि क्लेयर ने गुनहगार से निपट लिया है, वो संतुष्ट नहीं था। कौन था वो? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बेटे को सताए? क्लेयर की मुस्कान गायब हो गई। उसने वो फाइल फोल्डर रॉबर्ट को थमा दिया जो वो साथ लाई थी। रॉबर्ट ने इसे लिया और ध्यान से अंदर की बातें पढ़ने लगा। नाथन भी देखने के लिए आगे झुका। जैसे जैसे वे पढ़ते गए उनका गुस्सा बढ़ता गया और उनकी आंखों की ज्वाला को छिपाना मुश्किल होता गया। क्लेयर, तुमने पापा और नाथन को क्या दिखाया? तुमने धमाका होने के लिए तैयार बाप बेटे को देखा और झिझकते हुए पूछा। क्लेयर के चेहरे पर जरा सी गिल्ट तैर गई। मुझे माफ करना, मैंने किसी से हाई स्कूल में जो हुआ था उसकी पड़ताल करवाई थी। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन तुम समझ गए। तुमने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। मर्सर्स परिवार का काम अब तमाम था और हुआ भी वही। रॉबर्ट ने गुस्से में फाइलों को जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखों में आग लपटें मार रही थी। नाथन का चेहरा भी बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। मर्सर्स परिवार बस एक मामूली सा परिवार है जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, फिर भी वे खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा था। उन्होंने अपने बेटे को जो चाहे करने दिया। इनमें तो बड़ी हिम्मत है। नाथन का चेहरा भी कठोर हो गया। पहले तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हुए हेज परिवार ने तुम्हारे अतीत की जांच करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया था कि हाई स्कूल में क्या हुआ था, अगर वे तुम्हारे लिए कुछ न करते तो वे तुम्हारे पापा और भाई कहलाने के लायक नहीं रहते। ब्लैक का क्या करना है? पुलिस को फोन करो, मैं उस पर असॉल्ट का केस करूंगा। और मर्सर्स परिवार, चूंकि वे गरीबों को नीची नजर से देखते हैं, तो चलो उन्हें वही बना देते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। क्लेयर ने सहमति में सिर हिलाया। डैड, आप चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। उस परिवार में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। जब आपने रॉबर्ट को ब्लैक पर हमले का आरोप लगाने की योजना बनाते सुना था, तब आपने अपने चेहरे को छुआ था। क्या एक छोटे से खरोंच के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है? क्लेयर ने वह इशारा देखा और हंस पड़ी। पागल लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ब्लैक और मर्सर्स उतने ही
ही सीधे हैं जितने वे दिखते हैं। वे तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बुरे हैं। वे उस हर चीज के हकदार हैं जो उनके साथ होने वाली है। तुम्हारी उलझन को देखकर क्लेयर ने तुम्हें एक और फाइल थमा दी। उसे पढ़ने के बाद तुम हैरान रह गए। तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मर्सर्स ने गुप्त रूप से इतने सारे अपराध किए होंगे। हेजेस जैसी असली ताकतवर हस्ती की तुलना में मर्सर्स के पास बस थोड़ा सा पैसा था, लेकिन तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पैसा इस सब से आया था। क्लेयर सही कह रही थी। मर्सर्स, जिसमें ब्लैक भी शामिल था, बिल्कुल उसी के हकदार थे जो उनके साथ हो रहा था। खास तौर पर ब्लैक। उसने जो किया था उसे देखने के बाद तुम्हें एक सिहरन महसूस हुई। तुम दोनों एक ही उम्र के थे, फिर भी वह इतना बेरहम हो गया था और उसके हाथ खून से सने थे। जिन लोगों को उसने चोट पहुंचाई थी, क्या वे हाई स्कूल में बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, दुखी, वापस लड़ने से डरते हुए, और ये सब सहने के लिए मजबूर। मुझे सच में लगता था कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। मुझे कभी नहीं पता था कि वो इतना नीच हो सकता है। बिल्कुल बेवकूफ भाई। अब इतने सीधे मत बनो। कुछ लोग अंदर से पूरी तरह सड़े हुए होते हैं। तुम सिर्फ उन्हें देखकर यह नहीं बता सकते। मर्सर्स को अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ब्लैक की वो शॉपिंग ट्रिप पूरे परिवार को ले डूबेगी। एक बार जब कर्म का फल उन्हें मिलेगा तो क्या वे इस बात पर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। उस रात तुम सो नहीं सके, इसलिए तुम समय बिताने के लिए बस कोई किताब ढूंढने स्टडी रूम में चले गए। अचानक किसी ने धीरे से स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक दी, जो लटके हुए कॉरिडोर की तरफ खुलता था। तुम मुड़े और देखा कि क्लोई पतले नाइटवियर में बाहर खड़ी थी। तुमने जल्दी से किताब नीचे रखी, फिर तुम दौड़कर गए और दरवाजा खोला। इससे पहले कि क्लोई कुछ बोल पाती, तुमने उसे खींचकर अपने स्टडी रूम के अंदर कर लिया। बाहर बहुत ठंड है, तुमने और कपड़े क्यों नहीं पहने? अगर तुम्हें जुकाम हो गया तो? क्लोई तुम्हें एक के बाद एक सवाल दागते हुए देख रही थी और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ईथन, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। मुझे तो यह चिंता है कि अगर तुम बीमार पड़ गई तो आंटी हेलेन परेशान हो जाएंगी। खैर, तुम समझ रही हो ना कि मेरे कहने का क्या मतलब है। क्लोई तुम्हें अपनी सफाई में उलझते हुए देख रही थी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ, मैं समझती हूँ। ईथन को मेरी सेहत की चिंता है। वो तुम्हारे मन की बात भांप चुकी थी और तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई थी? क्लोई के होठों से मुस्कान थोड़ी कम हो गई। उसकी नजर तुम्हारे चेहरे के खरोंच पर पड़ी। उसकी उंगलियों ने धीरे से उस घाव को सहलाया। क्या ये अब भी दर्द कर रहा है? ये तो बहुत पहले ही दर्द होना बंद हो गया था। ये तो बस एक खरोंच है, खून निकल रहा था, और तुम अभी भी इसे सिर्फ एक खरोंच कह रहे हो। तुम बिल्कुल डैड और नाथन की तरह बात करते हो, क्योंकि हम सब तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम्हारे गाल धीरे धीरे लाल हो गए। तुम अपने होठों को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। क्लोई ने अपने पजामे की जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये मलहम घावों को ठीक करने में मदद करता है। ये लो। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि क्लोई इतनी देर रात सिर्फ तुम्हें मलहम देने आई थी। शुक्रिया। जैसे ही तुमने शीशी ली, तुम्हारी कलाई का चोट का निशान दिख गया। क्लोई ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। चोट देखकर उसने माथे पर बल डाल ली। ये कैसे हुआ? आज की लड़ाई से? जाहिर तौर पर क्लोई को पहले से ही पता था कि तुमने ब्लैक की पिटाई की है। शर्मिंदा होकर तुम्हें लगा कि तुम इसे छिपा नहीं सकते और तुमने मान लिया। हाँ, ये तभी हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत हिंसक हूँ? 2 सेकंड के संकोच के बाद तुमने वो बात पूछ ही ली जो तुम सच में जानना चाहते थे। क्लोई की उंगलियों ने तुम्हारी कलाई की चोट को धीरे से मला। उसकी आंखें चिंता से भरी थी। तुमने अपने तरीके से खुद का बचाव किया। मुझे नहीं लगता कि तुम गलत थे। तुम्हारा मुंह थोड़ा फड़क उठा। तुम्हें लगा कि क्लोई भी बिल्कुल डैड और नाथन की तरह ही है, तुम्हें जरूरत से ज्यादा श्रेय दे रही है। क्या उसे नहीं लगता था कि हिंसा किसी समस्या को सुलझाने का सबसे बेतुका तरीका है? कभी कभी हिंसा ही सबसे अच्छा समाधान होती है। तुम हैरान रह गए। तुमने मान लिया था कि क्लोई जैसा कोई इंसान हिंसा से समस्याओं को सुलझाने का समर्थन नहीं करेगा। क्या तुम किसी समस्या को सुलझाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करोगी? इससे पहले कि क्लोई कोई जवाब दे पाती, तुम्हें अचानक याद आया कि उसने वेनेसा को कैसे पीटा था। तुम दोनों में से किसी ने भी उस दिन जो हुआ था उसका जिक्र नहीं किया था। तुम उस अजीब स्थिति को हल्का करने के लिए कुछ कहने ही वाले थे, तभी दरवाजे के बाहर किसी ने जानबूझकर खांसा। फिर नाथन की आवाज आई, भाई क्या तुम सो रहे हो? तुमने अनजाने में ही अपने दूसरे हाथ से क्लोई का मुंह ढक दिया। फिर तुमने नाथन को आवाज दी, मैं बस सोने ही जा रहा हूँ। नाथन दरवाजे के बाहर रुका। कुछ पल की खामोशी के बाद वो फिर बोला, तो फिर आराम करो, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। ठीक है भाई, गुड नाइट। इसके बाद तुमने कुछ देर तक ध्यान से सुना। जब तुम्हें कुछ और सुनाई नहीं दिया तो तुम मुड़े और क्लोई की चिढ़ाने वाली नजरों से तुम्हारी आंखें मिली। तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अभी भी क्लोई का मुंह ढके हुए थे, इसलिए तुमने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। उसके लिए सॉरी। क्या तुम डर रहे थे कि तुम्हारा भाई मुझे तुम्हारे कमरे में देख लेगा? तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह तुम्हें पूरी तरह समझ गई थी। मैं डरा नहीं था, मैं बस नहीं चाहता था कि कोई गलत मतलब निकाले। मैं तुम्हारी साख खराब नहीं करना चाहता था। मैं समझती हूँ काफी देर हो चुकी है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तुमने सिर हिलाया। जब क्लोई का हाथ तुम्हारी कलाई से हटा तो तुम्हें थोड़ी निराशा महसूस हुई। क्लोई अचानक अपने पैरों की उंगलियों के बल उठी और उसने तुम्हारे गाल पर किस कर लिया। गुड नाइट। गुड नाइट। तुमने जल्दबाजी में क्लोई को स्टडी रूम से बाहर कर दिया। तुमने दरवाजा बंद किया और भागकर अपने कमरे में आ गए। तुम खुद को सुलाने की कोशिश करते हुए एक शांत करने वाला मंत्र दोहराते रहे, लेकिन तुम सोने की जितनी कोशिश करते, नींद उतनी ही दूर भागती। तुम फर्श से छत तक बनी खिड़की की तरफ मुड़े और रास्ते के पार क्लोई का कमरा साफ देख सकते थे। उसका कमरा पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन उसके बगल वाला स्टडी रूम अभी भी रोशन था। तुमने अपना फोन उठाया और समय देखा। रात के 11 बज चुके थे। क्लोई अभी भी काम क्यों कर रही थी, ये सोचते हुए कि क्लोई कैसे तुम्हारे लिए मलहम लाई थी, तुमने सिर्फ 1 सेकंड के लिए संकोच किया। तुम चुपचाप फिर से उठे। तुम दबे पांव नीचे गए और रसोई में चले गए। एक पल बाद क्लोई कंपनी की फाइलों को देख रही थी। अचानक किसी ने उसके पीछे
पीछे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। वो अनजाने में ही पीछे मुड़ी, फिर वो उठी, पास गई और दरवाजा खोला। तुम हल्के कपड़ों में थे, हाथ में नूडल्स का एक कटोरा लिए हुए थे, उससे भाप निकल रही थी। तुमने इसे अभी अभी बनाया था। क्लोई ने नूडल्स की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक गर्माहट तैर गई। तुमने ये मेरे लिए बनाया है? ये एक सवाल जैसा लग रहा था, लेकिन क्लोई की आवाज में एक यकीन था। तुमने नूडल्स को डेस्क पर रखा और क्लोई को खींचकर कुर्सी पर बैठा दिया। काम मायने रखता है, लेकिन आपकी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं। एक बार छक्कर देखिए, अगर पसंद न आए तो मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद है, मैं अगली बार वही बनाऊंगा। क्लोई ने अचानक तुम्हें गले लगा लिया और तुम्हारी बाहों में सिमट गई। तुम इतने हैरान थे कि हिल भी नहीं सके। तुम्हें किसी डरे हुए हिरण की तरह देखकर क्लोई ने एक गहरी सांस ली और अपनी भावना को दबाया, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ा नहीं। उसकी बाहें अभी भी ढीली होकर तुम्हारी कमर से लिपटी हुई थी। सॉरी, मेरा खुद पर से नियंत्रण छूट गया था। जिस तरह से तुम दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था वह थोड़ा ज्यादा ही करीब लग रहा था, इसलिए तुमने जल्दी से जाने का कोई बहाना ढूंढा। खैर, आप खा लीजिए, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। तुमने जल्दी से क्लोई के स्टडी रूम का दरवाजा खोला, फिर तुम लंबे गलियारे से भागते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। अगली सुबह जब हेजस नाश्ता कर रहे थे, क्लोई साफ कटोरा और चॉपस्टिक्स लेकर अंदर आई। नाथन ने हैरानी से उसे घूरा। क्या तुम मुफ्त का नाश्ता करने के लिए खाली कटोरा लेकर आई हो? क्लोई ने नाथन के मजाक को नजरअंदाज किया और तुम्हारी तरफ देखा। नहीं, मैं ईथन को देर रात के स्नैक के लिए शुक्रिया कहने आई थी। जैसे ही हेजस को पता चला कि तुम क्लोई के लिए आधी रात को स्नैक ले गए थे, चारों हेजस जलन से भर गए। वे बेहद जल रहे थे, लेकिन आज वो बड़ा दिन था जब वे तुम्हें दुनिया से मिलवाने वाले थे। पार्टी उसी शाम आयोजित होने वाली थी। उस दोपहर तुम हेलेन के साथ ब्यूमोंट होटल आए। चूंकि पार्टी शाम तक नहीं थी, इसलिए तुम उस दोपहर हेलेन और क्लेयर के साथ ब्यूमोंट होटल गए थे। पार्टी शुरू ही होने वाली थी कि अचानक तुम्हारी तबीयत खराब होने लगी। तुम्हें वॉशरूम जाना था। चूंकि ब्यूमोंट होटल स्टर्लिंग्स का था, इसलिए तुम्हें लगा कि सब ठीक रहेगा। तुमने मॉम और क्लेयर से आगे बढ़ने को कहा और कहा कि तुम जल्द ही उनसे आकर मिलोगे। लेकिन जब तुम वॉशरूम से बाहर आए तो तुम्हारी मुलाकात किसी जाने पहचाने शख्स से हो गई। जब डेरेक ने तुम्हें यहाँ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ईथन हेज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने माथे पर बल लाते हुए डेरेक को बार के उस स्वीट से पहचान लिया। वह आदमी जो वेनेसा के बगल में बैठा हुआ था। तुम्हें साफ तौर पर याद था कि डेरेक ने वेनेसा को किस तरह देखा था। जाहिर है कि उसके मन में वेनेसा के लिए भावनाएं थी। तुम्हें लग रहा था कि वेनेसा भी आसपास ही होगी। तुम कोई बखेड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए तुम जाने के लिए मुड़े, लेकिन डेरेक तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजर तुम्हारे सूट पर पड़ी। ये एक लग्जरी ब्रांड का हाथ से सिला हुआ सूट था, जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख थी। उसने मान लिया कि तुम्हें कोई अमीर स्पॉन्सर मिल गया है। वह तुरंत तुम्हारा मजाक उड़ाने लगा। ईथन हेज, मुझे तुम्हें देखे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और तुमने अभी से इतनी अमीर स्पॉन्सर ढूंढ भी ली। अब तो तुम डिजाइनर कपड़े भी पहनने लगे हो। लगता है तुम्हारी स्पॉन्सर तुम्हारा काफी ख्याल रख रही है। अपनी जुबान संभालो, मैं एक ही बार कहूंगा, हटो। इससे पहले कि तुम अपनी बात पूरी कर पाते, डेरेक ने तुम्हें जोर से धक्का दे दिया। तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया और तुम गिर पड़े, जिससे तुम्हारे सूट में सलवटें आ गईं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? एक कंगाल आवारा इंसान फिर भी एक कंगाल आवारा ही रहता है। तुम उसे कभी ऊंचा दर्जा नहीं दे सकते। मैंने बस तुम्हारे कपड़े गंदे किए हैं। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुम बीमार हो तो किसी जानवरों के डॉक्टर को दिखाओ। मेरे मुंह पर भौंकना बंद करो। डेरेक को एहसास हुआ कि तुमने उसे कुत्ता कहा है और वह अपना आपा खो बैठा। उसने तुम्हें दोबारा धक्का देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तुमने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हें क्या लगा था मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा? ठीक उसी वक्त वेनेसा अचानक तुम्हारे बगल में आकर खड़ी हो गई। तुम दोनों की नजरें मिली। वेनेसा अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। ईथन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुमने बेरुखी से अपनी नजरें फेर ली। मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपका ईथन नहीं हूँ। तुमने वेनेसा के पास से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुम एक दूसरे के करीब से गुजरे, वेनेसा ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। नहीं ईथन, मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। तुम मेरे ही ईथन हो। तुमने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और घिन महसूस करते हुए अपनी आस्तीन साफ की। मैं तुम्हें नहीं जानता। डेरेक झपट कर आगे आया और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। ईथन हेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेनेसा पर डोरे डालने की? वो मेरी मंगेतर है। डेरेक, अगर तुम अंधे हो गए हो तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा ना कि मैं इसे नहीं जानता। मुझसे दूर रहो। तुम्हारी इस बेरुखी ने वेनेसा को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में वीरानी और अविश्वास था। क्या यह सचमुच वही ईथन हेज था जो कभी उससे बेइंतहा प्यार करता था? डेरेक, अपनी औरत को संभालो और मुझसे दूर रहो। तुम मुड़े और वहाँ से चले गए। फिर कोने पर जाकर तुम्हारी मुलाकात क्लोई से हुई। उसने शायद डेरेक और वेनेसा के साथ हुई तुम्हारी बहस सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। ईथन, तुम्हारा सूट कैसे गंदा हो गया? मैं तुम्हारे लिए नया सूट लाती हूँ। क्लोई के रास्ता दिखाते हुए तुम दोनों बॉलरूम के दरवाजों तक पहुँचे। जैसे ही दरवाजे खुले, हर किसी की नजरें तुम पर टिक गईं। ये पहली बार था जब तुम इस तरह की भीड़ का सामना कर रहे थे। घबराहट में तुम्हारा शरीर अकड़ गया। खुशनसीबी से क्लोई ने तुम्हारी घबराहट को भांप लिया। उसने तुम्हारे कान में फुसफुसाकर कहा, डरो मत, मैं यही हूँ। उसके इस हौसले ने आखिरकार तुम्हें शांत होने में मदद की। तुम दोनों सीधे डांस फ्लोर के बीच में गए। मेजबान होने के नाते तुमने शुरुआती वॉल्ट्स डांस किया। अच्छी बात यह थी कि क्लोई ने तुम्हारे साथ पहले ही इसका अभ्यास कर लिया था, इसलिए तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। डांस करते हुए तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट लग रहे थे। वेनेसा भीड़ के किनारे से ये सब देख रही थी। वो गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। डेरेक ने हिकारत से आह भरी। उसने मान लिया था कि क्लोई ही तुम्हारी अमीर स्पॉन्सर है। जब गाना खत्म हुआ तो रॉबर्ट ने माइक संभाला और ऐलान किया, ईथन हेज परिवार
का लंबे समय से खोया हुआ सबसे छोटा बेटा है। भीड़ में मानो धमाका हो गया, खासकर वेनेसा और डेरेक सन्न रह गए। इस खुलासे ने उनके होश उड़ा दिए थे। इसके बाद रॉबर्ट तुम्हें आसपास ले गया और सभी से तुम्हारा परिचय कराया। आखिरकार तुम्हें डिजर्ट टेबल से कुछ खाने का मौका मिला। वेनेसा ने इस मौके को भुनाया और तुम्हारे पास आ पहुंची। ईथन, मुझे पता है कि मैं गलत थी। तुमने बिना किसी भाव के वेनेसा की तरफ देखा। तुम्हारे अंदर कोई हलचल नहीं हुई। तुमने बस इतना पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते? मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और डेरेक का क्या? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? हमारी सगाई तो बस हमारे परिवारों की वजह से हुई है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे यकीन है कि हमारे घर वाले हमें माफ कर देंगे। तुम तंजिया अंदाज में हंसे। वेनेसा, तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचती हो। तुम्हें बस इस बात की कमी खल रही है कि मैं तुम्हारी कितनी खातिरदारी करता था। तुमने कभी मेरी सच्ची इज्जत नहीं की। तुम्हारा क्या मतलब है ईथन? क्या तुम्हारे दिल में अब क्लोई के लिए भावनाएं जाग गई हैं? इसका क्लोई से कोई लेना देना नहीं है। तुमने कहा था कि तुम मेरे प्यार का इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन क्या तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया? क्या किया तुमने? तुमने बस उन सब चीजों का मजा लिया जो मैंने तुम्हारे लिए की। वेनेसा, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। जिस पल तुमने दादी की जिंदगी भर की कमाई उड़ाई थी, उसी पल मेरा प्यार खत्म हो गया था। तुम्हें डेरेक के साथ ही रहना चाहिए। भले ही उसके तरीके गलत थे, लेकिन वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। मेरी बातें सुनकर वेनेसा का चेहरा धीरे धीरे फक पड़ गया। तभी तुमने देखा कि क्लोई तुम्हें ही ढूंढ रही है। तुमने वेनेसा से और कुछ नहीं कहा और वहाँ से हट गए। जब क्लोई ने तुम्हें भीड़ में देखा तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम गायब हो गए। यहाँ बहुत भीड़ और शोर है, चलो कोई शांत जगह ढूंढते हैं। क्लोई ने सिर हिलाया और तुम्हें बोमोंट गार्डन टेरेस पर ले गई। उसने सीधे पूछा, तुमने उसे देखा? तुम पल भर के लिए रुके। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि क्लोई ने वेनेसा को देख लिया था, इसलिए तुमने सिर हिलाकर सच मान लिया। हाँ, हमने सब खत्म कर दिया है। अब से हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। क्लोई ने सिर हिलाया। वो परेशान नहीं लग रही थी। तुमने सावधानी से पूछा, क्लोई, क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है? अगर तुम चाहो तो मुझे तुम्हारे साथ डेट करने में कोई एतराज नहीं होगा। तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके पूछने का क्या मतलब था। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। तुम मुड़े और तुमने एक घूंट पानी पिया। आखिरकार खुद को शांत करने के बाद तुम हकलाते हुए 3 शब्द बोल पाए, मैं तैयार हूँ। क्लोई एक सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर मुस्कुरा दी। दादी, क्या आप मुझे आसमान से देख रही हैं? मैं अब खुश हूँ। तुम्हारी अमीर गर्लफ्रेंड ने यह परखने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था कि कहीं तुम पैसों के भूखे तो नहीं हो। उसने तुम्हारी दादी की जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम रातों रात हेज परिवार के लंबे समय से खोए हुए सबसे छोटे बेटे निकलोगे और तुम्हें क्लोई स्टर्लिंग जैसी खूबसूरत और बेहद अमीर गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। उस पार्टी के बाद तुमने वेनेसा या डेरेक को फिर कभी नहीं देखा। जैसे ही हेज परिवार के सबसे छोटे बेटे के रूप में तुम्हारी पहचान सार्वजनिक हुई, अमीर वारिसों के न्योतों की बाढ़ आ गई। पहले तो तुम्हें लगा कि तुम सब लगभग एक ही उम्र के हो, इसलिए साथ बाहर घूमने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 2 बार बाहर जाने के बाद तुम्हारा दोबारा जाने का मन नहीं हुआ। उन बिगड़े हुए अमीर बच्चों के साथ तुम्हारी कोई भी बात मेल नहीं खाती थी। करने को कुछ न होने के कारण तुम्हारी जिंदगी आखिरकार थोड़ी धीमी पड़ी। अजीब बात थी कि तुम्हें बेचैनी महसूस होने लगी, इसलिए उस शाम तुमने पूरे परिवार के लिए एक शानदार डिनर बनाया। टेबल पर तुम रॉबर्ट और हेलेन को खाना परोसते रहे। हेलेन तुम्हारे इस उत्साह को देखकर हैरान थी। हेलेन ने चुटकी ली, ईथन, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम हमें बताना चाहते हो? आज तुम कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहे हो। क्या मैं इतना साफ दिख रहा हूँ? तुमने झेपते हुए अपना सिर खुजलाया। सबकी नजरें तुम पर टिकी थी, इसलिए तुमने सच बोलने का फैसला किया। डैड, मॉम, नाथन, क्लेयर, मैं आप लोगों से एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं एक नौकरी करना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? डाइनिंग रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। एक लंबे ठहराव के बाद रॉबर्ट अचानक शांत हुए। डैड को लगा कि तुम कोई गंभीर बात कहने वाले हो। तुम सिर्फ काम करना चाहते हो? कोई बात नहीं नाथन, कल ही इसके लिए व्यवस्था करो। इससे पहले कि रॉबर्ट अपनी बात पूरी कर पाते, तुमने जल्दी से हाथ हिलाकर उन्हें मना किया। नहीं 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 डैड, मैं हमारी कंपनी में काम नहीं करना चाहता। फिर तुम्हारा क्या मतलब है ईथन? मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। क्या मैं एकदम शुरुआत से निचले स्तर से काम शुरू कर सकता हूँ? चारों हेड सदस्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। ईथन, अगर तुम डैड या नाथन की कंपनी में शामिल नहीं होना चाहते तो डैड तुम्हारे लिए कोई दूसरी कंपनी ढूंढ सकते हैं। तुम वहाँ काम कर सकते हो। क्या वह तुम्हारे लिए सही रहेगा? तुम समझ गए कि रॉबर्ट की नीयत अच्छी थी, लेकिन फिर भी तुमने विनम्रता से मना कर दिया। रॉबर्ट ने और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हेलेन ने एक नजर से उन्हें रोक दिया। उसने तुम्हारा हाथ थामा और प्यार से बोली, ईथन, जीवन में आगे बढ़ने की चाहत होना अच्छी बात है, लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो। हम अभी अभी तो तुम्हें वापस पाए हैं और हम नहीं चाहते कि तुम संघर्ष करो। क्या तुम समझ सकते हो कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं? मॉम, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं हेज नाम के सहारे काम नहीं करना चाहता। मैं एक एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ईथन, इस बारे में क्या ख्याल है? क्लोई की कंपनी में काम कर लो। तुम वहाँ भी निचले स्तर से शुरुआत कर सकते हो। मैंने क्लोई को बड़े होते देखा है। वो हमेशा बिजनेस और परिवार को अलग रखती है। खुद को साबित करने की इच्छा अच्छी है और उसकी कंपनी तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगी। तुम्हें हिचकिचाते देखकर क्लेयर भी बात में शामिल हो गई। वो सही कह रही हैं ईथन, क्लोई काम की धुन की पक्की वर्काहॉलिक है। वो भेदभाव या पक्षपात नहीं करती। तुम वहाँ काम कर सकते हो, लेकिन क्या ये क्लोई के लिए बोझ नहीं बनेगा? नहीं नहीं, क्लोई बिल्कुल मान जाएगी। क्लोई की कंपनी में काम करने से तुम्हें निचले स्तर से शुरुआत करने का मौका भी मिल जाएगा और मॉम को भी तसल्ली रहेगी। एक तीर से 2 शिकार, एकदम परफेक्ट। उन्होंने तुम्हें मना लिया और तुमने सिर
सिर हिला दिया। तुम नए साल के बाद क्लोई की कंपनी में काम सीखना शुरू करने वाले थे। उस रात किसी ने तुम्हारे स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। क्लोई को देखकर तुमने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। अंदर आओ, तुमने और कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? क्लोई के हल्के लाउंज वेयर, घर में पहनने वाले कपड़े को देखकर तुम्हारी आवाज में थोड़ी उलाहना भरी चिंता थी। क्लोई के होंठ हल्के से मुस्कुराए। आंटी हेलेन ने मुझे बताया कि तुम नए साल के बाद मेरी कंपनी में काम करने वाले हो। हाँ, बस घर पर खाली बैठे बैठे उब जाता हूँ। मैं कुछ करना चाहता था। तुम्हें मेरे साथ कोई रियायत बरतने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कंपनी के सारे नियमों का पालन करूंगा। अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरतने वाली। क्लोई के इस वादे ने तुम्हें राहत दी। आखिरकार अपना गुजारा चलाने के लिए काम तो करना ही था। उसने सिर्फ छोटी कंपनियों में छोटे मोटे काम किए थे। तुम्हारे पास किसी बड़ी कॉर्पोरेशन में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं था। फिर भी तुम्हारे मार्क्स और रिज्यूमे काफी तगड़े थे। तुम्हें पूरा भरोसा था कि क्लोई तुम्हें जो भी पोस्ट देगी तुम उसमें बहुत अच्छा करोगे। तो क्या तुम इसीलिए इतनी देर से आए? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आया था। वो तो बस एक बोनस था। तुम जानबूझकर दूसरी तरफ मुड़ गए, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्लोई अचानक अपने पंजों के बल उठी और तुम्हारे करीब आ गई। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, मेरा मतलब बस ये था कि हम इतनी पास रहते हैं, हमारा एक दूसरे से मिलना तो आसान है ही। हम ईथन सही कह रहा है। तभी तुम दोनों के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। एक लंबी खामोशी के बाद क्लोई बोली, ये साल का अंत है, हो सकता है मैं कुछ समय के लिए बिजी रहूं। हिम्मत बनाए रखना बॉस। तो ईथन, क्या मुझे एक गले मिलने को मिल सकता है? तुम एकदम ठिठक गए और ऊपर क्लोई की तरफ देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर रही थी। अगर ईथन मुझे गले लगा ले तो शायद मुझे इतनी थकावट महसूस न हो। तुमने उसे इंतजार नहीं कराया और सीधे अपनी बाहों में भर लिया। तुमने सब कुछ सही और कायदे से रखने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसे। क्लोई हल्के से हंसी। अगले ही पल तुम्हें महसूस हुआ कि उसकी बाहें तुम्हारी कमर पर कस गई हैं। क्लोई ने तुम्हें और करीब खींच लिया और तुम्हारी बाहों में सिमट गई। ईथन, तुम इतने सीधे और कहना मानने वाले क्यों हो? तुम्हारी ठोड़ी क्लोई के बालों से छुई। खुशकिस्मती से वो इस एंगल से तुम्हारा लाल पड़ा हुआ चेहरा नहीं देख सकती थी। क्या तुम ही वो नहीं थे जिसने गले मिलने के लिए कहा था? हाँ, मैंने ही कहा था। गुड बॉय। ईथन, एक बार जब सब कुछ शांत हो जाए तो क्या 2 दिन की ट्रिप पर चलना चाहते हो? कहाँ? विदेश चलना है? तुमने इस बारे में सोचा और अपना सिर हिला दिया। बहुत दूर है। वैसे भी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो फिर किसी हॉट स्प्रिंग के बारे में क्या ख्याल है? ये आइडिया सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। हाँ, मैं कभी किसी हॉट स्प्रिंग में नहीं गया। वो कहाँ है? मेरा एक दोस्त शहर के बाहर एक स्पा रिसोर्ट चलाता है। अच्छी जगह है, देखना चाहते हो? जरूर। अंकल डेविड और आंट लॉरा को भी बुला लेते हैं, सबके साथ और ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, जैसा तुम कहो। वैसे मेरा भाई भी कुछ दिनों में विदेश से घर आ रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हें पता था कि क्लोई का एक छोटा भाई है जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। ये सुनकर कि वो तुमसे मिलने आ रहा है तुम थोड़े घबरा गए। क्या होगा अगर तुम्हारे भाई को मैं पसंद ना हूँ? क्या मुझे उसके लिए कोई वेलकम गिफ्ट लेना चाहिए? उसे क्या पसंद है? तुम उसकी बहन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। मुझे कोई हिंट दो ना। क्लोए तुम्हारी घबराई हुई शक्ल को मजे लेते हुए देख रही थी। उसने तुम्हें थोड़ा और करीब खींचा। तुम्हें कुछ स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कैसे न करूँ? वो तुम्हारा भाई है। क्या मुझे उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाना चाहिए? अचानक तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अनजाने में ही क्लोई के मंगेतर की तरह सोचने लगे थे। तुम तुरंत चुप हो गए। क्लोई ने तुम्हें चिढ़ाने वाली नजर से देखा जिससे तुम शर्मा गए। ईथन सही कह रहा है, अपने होने वाले साले की अच्छी किताबों में आना जरूरी है। ईथन तो आगे की सोच रहा है। तुम इतने शर्मिंदा हो गए कि तुम्हारे मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। तुमने आगे बढ़कर क्लोई का मुंह ढक दिया। एक शब्द भी और मत बोलो। कैसा साला? मैं तो बस। अरे छोड़ो भी, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बातें मत बनाओ। तुम्हें अपनी बातों में अटकते देखकर क्लोई की आंखें खुशी से चमक उठी। तुम तो बस कहीं अपना चेहरा छिपाना चाहते थे। काफी देर हो रही है, तुम्हें कल काम पर भी जाना है। सोने जाओ वरना नेथन फिर से दरवाजा खटखटाने आ जाएगा। क्लोई जानती थी कि तुम शर्मा रहे हो, इसलिए उसने तुम्हें खुद को दरवाजे की तरफ ले जाने दिया। इससे पहले कि तुम दरवाजा बंद करते, क्लोई ने जल्दी से तुम्हारी माथे पर किस किया। गुड नाइट। तुमने दरवाजा बंद कर लिया और रजाई के अंदर दुबक गए। तुम्हारा चेहरा लाल था और तुम घबराए हुए थे। भले ही क्लोई ने अपने भाई के लिए कुछ भी तैयारी न करने को कहा था, फिर भी तुम अगली सुबह जल्दी ही बाहर निकल गए। तुम एक लग्जरी घड़ियों की दुकान पर गए और मॉडल देखने लगे। जल्द ही तुम्हें एक घड़ी पसंद आ गई और तुमने सेल्स क्लर्क को बुलाया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे लिए ये घड़ी बाहर निकाल सकती हैं? लेकिन एक क्लर्क ने बस तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखा, तुम्हारे कपड़ों को ताड़ा और फिर वापस अपनी उंगलियों से खेलने लगी। उसके पास खड़ी दूसरी क्लर्क मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आई। सर, क्या आप ये घड़ी देखना चाहेंगे? हाँ, प्लीज इसे बाहर निकालिए। बिल्कुल, बस 1 मिनट। क्लर्क ने दस्ताने पहने और सावधानी से घड़ी को केस से बाहर निकाला। उसने उसे तुम्हारे सामने डिस्प्ले ट्रे पर रख दिया। क्या मैं इसे हाथ में उठाकर ध्यान से देख सकता हूँ? बिल्कुल। जैसे ही एमिली की बात पूरी हुई, तुम्हें पास ही एक ताने मारती हंसी सुनाई दी। हाँ, अरे रहने भी दो। अगर खरीद नहीं सकते तो छुओ भी मत। अगर इसे गंदा कर दिया तो क्या भर पाओगे? दूसरी क्लर्क के इस कड़वे टोन पर तुम और एमिली दोनों ने मुड़कर देखा। वो औरत खुलेआम अपनी आंखें मटका रही थी। तभी एक हैंडसम और हंसमुख सा दिखने वाला नवयुवक अंदर आया। उस घमंडी क्लर्क ने तुरंत उसके डिजाइनर कपड़ों पर ध्यान दिया और आंखें चमकाते हुए उसकी तरफ भागी। वेलकम सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने चारों तरफ देखा। अपनी सारी लेटेस्ट घड़ियां बाहर निकालो, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। मुझे एक गिफ्ट खरीदना है। बिल्कुल सर, बस 1 मिनट। तुमने उन्हें अनदेखा किया और अपनी पसंद की घड़ी को देखते रहे। तो ठीक है, मैं इसे उठा लेता हूँ, चिंता मत करो, मैं इसे गंदा नहीं करूंगा। एमिली मुस्कुराई। बिल्कुल, आप बेझिझक देखिए, आपको देखने का पूरा हक है। घड़ी बहुत खूबसूरत थी, गिफ्ट देने के लिए एकदम परफेक्ट
परफेक्ट। तब तक अभी अभी अंदर आए उस लड़के की नजर तुम्हारी गोद हाथ में रखी घड़ी पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो घमंडी क्लर्क लपक कर तुम्हारे पास आई और तुम्हारे हाथ से घड़ी छीन ली। एमिली जो तुम्हारी मदद कर रही थी हक्की बक्की रह गई। टिफनी ये सही नहीं है, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन टिफनी ने उसके सवाल को अनसुना कर दिया। इसके बजाय उसने बड़े उतावलेपन से वो घड़ी उस लड़के के आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर एक मक्खन लगाने वाली मुस्कान थी। सर, ये रही वो घड़ी जो आप चाहते थे। टिफनी के इस बर्ताव से टाइलर साफ तौर पर हैरान रह गया। जब वो संभला तो उसने त्योरियां चढ़ा ली। क्या मैंने कभी कहा कि मुझे ये घड़ी चाहिए? दुकान में सन्नाटा छा गया। टिफनी उस बड़े कस्टमर टाइलर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पटा पाती उसकी बटरिंग उल्टी पड़ गई। मैंने आपको उस घड़ी को देखते हुए देखा था तो मुझे लगा क्या? मैंने बस उसे देखा था, बात खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो चाहिए ही थी। और क्या तुमने उस जेंटलमैन को पहले इसे देखते हुए नहीं देखा था? क्या तुमने जो पहले आए वो पहले पाए का नियम नहीं सुना? टाइलर के जवाब ने तुम्हें हैरान कर दिया। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा सामना एक और बदतमीज इंसान से हो गया है। कस्टमर के बदले खुद ही फैसला सुनाने के बाद टिफनी वहाँ बड़ी बेवकूफों की तरह खड़ी रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि टाइलर ऐसा कुछ कह देगा। उसे लगा था कि ये बिक्री तो पक्की है। टाइलर ने क्लर्क की तरफ देखकर आंखें मटकाई। फिर वो तुम्हारे पास आया। अरे उस सब के लिए सॉरी, मुझे सच में वो घड़ी बहुत पसंद आई है। क्या आपको मुझे ये ले देने में कोई एतराज होगा? मैं इसे अपने होने वाले साले को देना चाहता हूँ। तुम उसी घड़ी पर अड़े नहीं हुए थे, इसलिए तुमने सिर हिला दिया। जरूर, अगर आपको पसंद है तो आप ले लीजिए, मैं कोई और चुन लूंगा। तुम वापस डिस्प्ले देखने लगे। टाइलर के पास उस घमंडी क्लर्क के लिए बिल्कुल सब्र नहीं था और वो उसे एक पैसे की भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए उसने पास खड़ी दूसरी क्लर्क की तरफ इशारा किया और उससे घड़ी पैक करने को कहा। जाने से पहले वो तुम्हारे पास आया और तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। तुम्हें भी टाइलर पसंद आया था, इसलिए तुम मान गए। उसे जाते हुए देखने के बाद तुम वापस क्लोई के भाई के लिए गिफ्ट चुनने लगे। तुमने कई घड़ियां देखी, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया। टिफनी पहले ही चिढ़ी हुई थी। जब उसने देखा कि तुमने अभी तक कुछ नहीं खरीदा है तो वो तुम्हें फिर से उकसाने लगी। आप कुछ खरीद भी रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो बाहर निकलिए। बिना देखे मैं भला कुछ कैसे खरीद सकता हूँ? क्या सिर्फ देखने से गहने टूट जाते हैं? खुद को तो देखो, फकीरों की तरह कपड़े पहन रखे हैं। क्या यहाँ ऐसी कोई चीज है जो तुम अफोर्ड कर सकते हो? क्या होगा अगर तुम सिर्फ देखते रहो और खरीदो ही ना? अगर मैं सिर्फ देखूं भी तो एक कस्टमर के नाते ये मेरा हक है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? क्या ये दुकान तुम्हारी है? मैं तुम्हारी दुकान की घड़ियां देख रहा हूँ और तुम इतना तमाशा बना रही हो। मुझे लगा ये घड़ियां तुम्हारी अपनी हैं। तुम कंगाल हो और एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या तुम कर सकती हो? अगर तुम इतनी ही अमीर हो तो यहाँ नौकरी क्यों कर रही हो? जब बहस करने की बात आई तो तुम्हें पता था कि तुम उस घमंडी औरत को उसकी औकात दिखा सकते हो। उसे उसकी जगह दिखाने के बाद तुम्हें काफी बेहतर महसूस हुआ। तुम्हारी नजर एक पूरी तरह से हीरो से जड़ी घड़ी पर पड़ी और तुम्हें वो बहुत खूबसूरत लगी, इसलिए तुमने क्लर्क से उसे बाहर निकालने को कहा। मुस्कुराते हुए क्लर्क दुकान की सबसे कीमती घड़ी ले आई। तुमने उसे उठाया, अच्छे से देखा और वो तुम्हें पसंद आ गई। तुमने पूरे यकीन के साथ हाथ हिलाया। इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। देख रहे सभी लोग दंग रह गए। वो दुकान की सबसे महंगी घड़ी थी। तुमने बिना झिझक के वो ब्लैक कार्ड निकाला जो रॉबर्ट ने तुम्हें दिया था। इस पर चार्ज कर लीजिए। ब्लैक कार्ड देखते ही टिफनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि एमिली उसे पैक करने के लिए कार्ड ले पाती, टिफनी अचानक झूठी मुस्कान के साथ आगे बढ़ाई। डियर कस्टमर, लाइए मैं इसे आपके लिए पैक कर देती हूँ। यही घड़ी चाहिए ना आपको? मैं अभी पैक कर देती हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत हो। टिफनी ने तुम्हारे हाथ में रखे ब्लैक कार्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम उससे बचे और कार्ड एमिली को थमा दिया। प्लीज। एमिली ने तुरंत वो ब्लैक कार्ड ले लिया। फिर वो घड़ी के साथ उसे लेकर चली गई। आप टिफनी की तरफ मुड़े, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। इस टूटे हुए सामान में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। सॉरी। और हाँ, तुम नौकरी से निकाली जाती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मुझे नौकरी से निकालोगे? सपने देखना बंद करो। क्या तुम्हारी कोई पहुंच या सिफारिश है? इतना कहते ही टिफनी का चेहरा अकड़ से भर गया। मुझे तुम्हें बताने में कोई परहेज नहीं है। मेरी गॉड मदर इस मॉल की मैनेजर है। तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहते हो? सपने देखते रहो। आपने बात समझते हुए सिर हिलाया। आपने डरने का नाटक किया और अपनी छाती पर हाथ रखा, लेकिन आपकी आंखों में साफ मजाक तैर रहा था। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा आपकी गॉड मदर पूरे मॉल की मालकिन है। अब पता चला कि वो तो बस यहाँ की मॉल मैनेजर है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे नौकरी से निकाल सकते हो? क्या मैं निकाल सकता हूँ? चलो पता लगा लेते हैं। आपने अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। जल्द ही सिंथिया, जो मॉल मैनेजर थी, अंदर आई। उसके पीछे एक सजी धजी अधेड़ उम्र की औरत चली आ रही थी। वो ब्रेंडा लॉसन थी, टिफनी की गॉड मदर। ब्रेंडा को देखते ही टिफनी के चेहरे के भाव बदल गए। वो काउंटर के पीछे से तितली की तरह उड़ती हुई बाहर निकली और खुद को ब्रेंडा की बाहों में गिरा दिया। उसकी आवाज इतनी मीठी हो गई कि अजीब लगने लगी। गॉड मदर, आपको मेरा पक्ष लेना ही होगा। ये आदमी कह रहा है कि ये मुझे नौकरी से निकाल रहा है। टिफनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी तरफ उंगली उठाई, इस बात से पूरी तरह अनजान कि ब्रेंडा को पसीने छूट रहे थे। ब्रेंडा खुद को टिफनी से दूर करने के लिए बेताब दिख रही थी। हेलो मैनेजर, यंग मास्टर हेस, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सिंथिया को आपको इतनी इज्जत देते देखकर ब्रेंडा के माथे से ठंडा पसीना और तेजी से बहने लगा, लेकिन टिफनी बिल्कुल बेखबर थी और ब्रेंडा को मक्खन लगाए जा रही थी, इस उम्मीद में कि वो उसका साथ देगी। आप उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए और पूछा, मैनेजर, मॉल की साख के लिए क्या ऐसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल देना चाहिए? आपने
उसने बिना झिझके उन दोनों की तरफ इशारा किया। ब्रेंडा घबरा गई। उसने टिफनी को एक तरफ धक्का दिया और एक घबराई हुई मुस्कान के साथ आपके पास आई। यंग मास्टर हेज, अगर आप चाहें तो टिफनी को निकाल दीजिए, लेकिन कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप और पालने के लिए बच्चे हैं। मॉल निर्दोष कर्मचारियों को नहीं निकालता। आप चिंता मत कीजिए। आपका क्या ख्याल है मैनेजर? सिंथिया ने सिर हिलाया। वो तुरंत आपका मतलब समझ गई थी। वो बिना हिले डुले खड़ी टिफनी की तरफ मुड़ी और ठंडे लहजे में बोली, टिफनी, तुम नौकरी से निकाली जाती हो। टिफनी ने अविश्वास से आपकी तरफ देखा, फिर ब्रेंडा की तरफ देखा। गॉड मदर, कुछ तो कहिए, क्या आप इस मॉल की मैनेजर नहीं है? जब ब्रेंडा ने घबराकर सिंथिया की तरफ देखा तो उसका चेहरा मारे डर के कांपने लगा। फिर उसने टिफनी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। संभल कर बोलो कि तुम क्या कह रही हो। अपना सामान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। ब्रेंडा, तुमने मुझे मारा? कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सबके सामने टिफनी द्वारा बेइज्जत किए जाने पर ब्रेंडा भी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने तुरंत टिफनी को दोबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन टिफनी बचकर हट गई। फिर टिफनी ने ब्रेंडा के चौड़े चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। झूठी ब्रेंडा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? तुमने कहा था कि तुम मॉल की मैनेजर हो। मैंने सच में तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया था। तुम्हें गलत फहमी हुई थी। मुझे दोष क्यों दे रही हो? क्या असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर नहीं होता? जब टिफनी और ब्रेंडा एक दूसरे के खिलाफ हो गईं, तो वे एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने लगी। जैसे जैसे वे एक दूसरे को गालियां दे रही थीं, उन्होंने अपने सारे काले कारनामे खोल कर रख दिए। पास मौजूद कर्मचारी और आने जाने वाले लोग ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। तभी एक तोंद वाला आदमी एक छोटे बच्चे का हाथ थामे तेजी से अंदर भागा। जब उसने ब्रेंडा और टिफनी को आपस में भिड़ते देखा तो वो दहाड़ता हुआ लड़ाई में कूद पड़ा। ब्रेंडा, तुम मेरे और हमारे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए इस घर को चलाने में दिन रात एक कर देता हूँ और तुम हमें धोखा देकर यहाँ ऐश कर रही हो। और तुम, वो छोटी घर तोड़ू जो इस तरह सज धज कर घूम रही हो, मैं तुम्हारा यह सुंदर चेहरा नोच डालूंगा। उसके भी कूद पड़ने से दुकान के अंदर का नजारा और भी अस्त व्यस्त हो गया। सिंथिया ने उन तीनों की लड़ाई देखी और उसे जोरदार सिरदर्द होने लगा। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। जल्द ही कई सुरक्षा गार्ड अंदर आए और तीनों को बाहर ले गए। आखिरकार दुकान में शांति छा गई। आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तोहफा खरीदने की एक मामूली सी ट्रिप ऐसे तमाशे में बदल जाएगी। यंग मास्टर हेज, मुझे अफसोस है कि आपको ये सब देखना पड़ा। तभी एमिली ब्लैक कार्ड और पैक की हुई घड़ी के साथ वापस आ गई। सर, ये रही आपकी घड़ी और कार्ड, कृपया इन्हें चेक कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आज आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपका स्वागत है। अपने ग्राहकों की सेवा करना हमारा काम है। आपका दिन शुभ हो। आपने सिर हिलाया, अपना सामान लिया और वहाँ से निकल गए। जब आप घर पहुँचे तो बटलर दौड़कर पास आया। यंग मास्टर, आप वापस आ गए? जी, क्या बात है? मैडम वापस आ गई हैं। साथ ही टाइलर स्टर्लिंग भी यहाँ है। टाइलर, उस अनजान नाम ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर आपको एहसास हुआ कि टाइलर क्लोई का भाई था। टाइलर स्टर्लिंग, ये तो काफी अच्छा नाम है। न जाने वो कैसा होगा। आपने अपने हाथ में मौजूद गिफ्ट बैग की तरफ देखा। अचानक आप टाइलर से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। आपको अभी भी नहीं पता था कि टाइलर वही नौजवान था जो घड़ी की दुकान पर मिला था, जिससे आप पहले मिल चुके थे। अंदर कदम रखने से पहले ही आपको लिविंग रूम से हंसने की आवाजें सुनाई दी। आपने अपनी चाल तेज की और लिविंग रूम में दाखिल हुए। मॉम, मैं घर आ गया। इतना सुनते ही लिविंग रूम में मौजूद सभी लोग देखने के लिए मुड़े। आपने सोफे पर बैठे उस नौजवान को देखा, एक अजनबी जो किसी न किसी तरह जाना पहचाना लग रहा था। ये तो तुम हो। अरे, ये तो तुम हो। टाइलर सोफे से उछलकर खड़ा हुआ और आपकी तरफ भागा। उसकी आंखें चमक रही थी। क्या तुम एंट हेलेन के बेटे हो जो 20 साल से भी ज्यादा समय से खोया हुआ था? आपने सिर हिलाया। टाइलर ने अचानक आगे बढ़कर आपको गले लगा लिया। वो खुशी से चिल्ला उठा, ये तो कमाल हो गया। तो तुम मेरे होने वाले जीजाजी हो। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि काश मैं अपनी बहन से तुम्हारे जितने हैंडसम लड़के की मुलाकात करवा पाता। टाइलर के इस अचानक आए उत्साह ने आपको घबरा दिया। तभी एक बड़े हाथ ने टाइलर को आपसे दूर खींच लिया। टाइलर, तुम उसे डरा रहे हो। क्लोई ने टाइलर के हाथों को रोक दिया जब उसने आपको दोबारा गले लगाने की कोशिश की। फिर उसने आपको अपनी तरफ खींच लिया। क्लोई ने टाइलर को सिर से पकड़कर पीछे रोके रखा और वो 1 इंच भी आगे नहीं हिल सका। दीदी, छोड़ो ना। अरे दीदी, ईथन ने अभी तुमसे शादी नहीं की है। कौन कहता है कि मैं उन्हें गले नहीं लगा सकता क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्लोई, अगर हिम्मत है तो हाथ हटाकर दिखाओ, फिर देखते हैं। टाइलर ने अपनी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उसके पास कोई मौका ही नहीं था। आखिर में टाइलर सिर्फ मुंह बनाकर नखरे दिखा सकता था। वाह जीजाजी, देखो मेरी बहन मेरे साथ क्या कर रही है। टाइलर के आपको जीजाजी कहने पर आपके गाल शर्म से लाल हो गए। क्लोई बहुत खुश हुई। उसके होठों के कोने मुस्कान से खिल उठे। आपने 2 बार खांसा। आपने क्लोई का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, क्लोई, टाइलर को परेशान मत करो। ठीक है, तुम जो कहो। क्लोई ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसने फिर भी टाइलर को आपके करीब नहीं आने दिया। वो आपको लेकर लिविंग रूम के अंदर चली गई। हेलेन की नजर आप पर और क्लोई पर पड़ी। वो अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी। टाइलर जल्दी से दौड़कर आया और आपकी दूसरी तरफ बैठ गया। उसने बड़े गर्व से वही घड़ी निकाली जो उसने पहले खरीदी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घड़ी आखिरकार मेरे जीजा जी के पास ही पहुंचेगी। टाइलर ने डिब्बे से घड़ी निकाली और उसे आपकी पतली कलाई पर बांध दिया। आपने टाइलर को वो गिफ्ट दिया जो आपने उसके लिए चुना था। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। टाइलर ने डिब्बा लिया और उसे खोला। हीरे से जड़ी घड़ी देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने जिद की कि आप खुद उसे ये घड़ी पहनाएं। आपने मना नहीं किया। मानना पड़ेगा, आपकी पसंद बहुत बढ़िया है। घड़ी ने टाइलर को और भी डैशिंग बना दिया था। टाइलर को वो बहुत पसंद आई। वाह, ये घड़ी बहुत शानदार है। ईथन, आपकी पसंद वाकई कमाल की है। टाइलर ने खुशी से आपको फिर से गले लगा लिया। यहाँ तक
कि उसने अपनी बहन क्लोई को एक चुनौती भरी नजर भी दी। क्लोई ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें सिर्फ आप पर थीं। अब तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें नापसंद करेगा। जब आपने धीरे से अपना सिर हिलाया तो आपके गाल लाल हो गए। टाइलर को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। ईथन, क्या तुम्हें चिंता थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा? हाँ, तुम्हारी बहन ने कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे तुम पसंद हो। ईथन, मैं पहले सोचता था कि मेरी बहन के लायक कोई नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी बहन ही तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों ना तुम मेरी बहन को छोड़ो और उसकी जगह मुझे चुन लो। टाइलर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो अचानक आगे की तरफ लड़खड़ा गया। क्लोई ने आपको खींचकर दूर कर दिया था। टाइलर लगभग मुंह के बल गिरने ही वाला था। क्लोई आपको दरवाजे की तरफ ले जाने लगी, तभी पीछे से कोई दहाड़ा। क्लोई, ईथन को वापस लाओ। टाइलर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अपने जीजा जी से कोई भी अनाप शनाप बात मत करना। आपके गाल फिर से लाल हो गए। टाइलर ने तुरंत अपना आक्रामक नाटक बंद कर दिया। उसकी आंखें आप दोनों के बीच घूमने लगी। ओह, तो तुम्हें डर है कि ईथन सच में तुम्हें रिजेक्ट कर देगा और किसी और को चुन लेगा? क्लोई ने आपकी बेचैनी को भांप लिया। उसने टाइलर के माथे पर एक हल्की सी उंगली मारी। क्या बकवास कर रहे हो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। टाइलर ने तुम्हारी तरफ ऐसी नजर से देखा मानो कह रहा हो सफाई मत दो, मुझे अच्छे से पता है कि क्या चल रहा है। हेलेन और लॉरा तुम तीनों को इस तरह हंसते खेलते नोक झोंक करते देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। लगता है अब तो हम पक्का एक ही परिवार बनने वाले हैं। देखो तीनों आपस में कितने अच्छे से घुल मिल गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा कि ईथन कब मेरा दामाद बनेगा। मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है, ये सब ईथन पर निर्भर करता है। ये देखकर दोनों मम्मियाँ घूमकर तुम्हारी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में ढेरों उम्मीदें थी। हेलेन और लॉरा कोई दबी आवाज में बात नहीं कर रही थी, इसलिए तुमने भी उनकी बातें सुन ली थी। तुम्हारे दिल में क्लोई के लिए फीलिंग्स तो थी, यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि तुम उसे पसंद करने लगे थे। लेकिन अभी तो डेटिंग भी शुरू नहीं हुई थी और शादी की बातें होना ये सब बहुत जल्दी लग रहा था। इससे पहले कि तुम अपने मन की बात कह पाते, क्लोई ने मानो तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया। उसने तुम्हारी जगह खुद ही कह दिया, ईथन और मैं अभी एक दूसरे को उतने अच्छे से नहीं जानते। मम्मी, इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। जश्न तब मनाना जब आपकी बेटी की सच में शादी हो जाए। बिल्कुल सही, ईथन तो अभी अभी वापस आया है और वो क्लोई को ठीक से जानता भी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, बच्चों को थोड़ा वक्त लेने दो। हेलेन और लॉरा जल्द ही किसी दूसरी बात पर चर्चा करने लगी। तुमने चुपके से राहत की सांस ली। तुमने मन ही मन क्लोई को थैंक्स कहते हुए आंख मारी। भले ही तुम्हारे दिल में क्लोई के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन तुम्हारा मानना था कि सच्चे प्यार को इतनी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हें एक बेहतर इंसान बनना था और सच में क्लोई के काबिल बनना था। हेलेन को पता था कि टाइलर उस दिन घर आ रहा है, इसलिए उसने दोनों परिवारों के लिए डिनर का प्लान बनाया था। जल्द ही हेनरी और डेविड भी आ गए। हेनरी ने घर में कदम रखते ही सबसे पहले अपने नाती दामाद से मिलने की जिद की। तुम तुरंत उनका स्वागत करने आगे बढ़े। ग्रैंडपा स्टर्लिंग, मुझे सिर्फ ग्रैंडपा कहो, ये स्टर्लिंग लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हें थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन तुमने आज्ञाकारी बच्चे की तरह उन्हें दादाजी कहकर बुलाया। हेनरी की खुशी का ठिकाना न रहा। टाइलर ने नाटक करते हुए जलन दिखाई और हेनरी का दूसरा हाथ थाम लिया। अब तो आपके पास ईथन आ गया है दादाजी, आप तो मुझे भाव ही नहीं दे रहे। ओए नौटंकी, मैंने तुझे कब नजरअंदाज किया? क्या अपने ही होने वाले जीजा से जल रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दोनों परिवार साथ बैठे और सबने हंसते खेलते डिनर का मजा लिया। क्लेयर तुम्हारे बाईं ओर बैठी थी और टाइलर दाईं ओर। क्लोई को टेबल के दूसरी तरफ बैठना पड़ा था। आखिरकार टाइलर को अपने होने वाले जीजा के बगल में बैठने का मौका मिल ही गया था। वो बहुत खुश था। उसने लॉबस्टर का एक टुकड़ा उठाया और तुम्हारी प्लेट में रखने ही वाला था कि क्लोई ने उसे रोक दिया। ईथन को सी फूड से एलर्जी है, वो ये नहीं खा सकता। टाइलर ने तुरंत अपनी चॉपस्टिक पीछे खींच ली। सॉरी ईथन, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मालूम था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रॉबर्ट और हेलेन भी ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्लोई को यह बात पता होगी कि उनके बेटे को सी फूड से एलर्जी है। उन्हें खुद ये बात एक सी फूड डिनर के बाद ही पता चली थी। क्लोई के प्रति उनकी इज्जत और बढ़ गई। जब सब खाना खत्म करने ही वाले थे, तब क्लोई ने छुट्टियों के बाद स्पा रिसोर्ट जाने वाले ट्रिप की बात छेड़ी। हेनरी की उम्र काफी हो चुकी थी और उन्हें बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। डेविड और लॉरा को उन्हें घर पर अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, तो वे भी नहीं जा रहे थे। रॉबर्ट और हेलेन ने भी सोच विचार कर न जाने का फैसला किया। यानी सिर्फ दोनों परिवारों की नई पीढ़ी ही जा रही थी। जब टाइलर ने हॉट स्प्रिंग्स के बारे में सुना तो वो उछल पड़ा। वो सालों से ऐसी जगह नहीं गया था, खासकर अब जब वो तुम्हारे साथ जाने वाला था। हालांकि ट्रिप में अभी थोड़ा वक्त था, लेकिन वह अभी से बहुत एक्साइटेड था। घर वापसी की अपनी पहली ही रात टाइलर बिना किसी शर्म के हेज मैनर में ही रुक गया। यहाँ तक कि उसने तुम्हारे साथ ही कमरा शेयर किया। शावर लेने के बाद टाइलर जल्दी से बिस्तर पर चला गया। उसने कंबल हटाकर अपने बगल की जगह थपथपाई। ईथन, इधर आओ। जैसे ही तुम बिस्तर पर आए, टाइलर तुम्हारे करीब खिसक गया। उसने तुम्हारे गले में हाथ डाला। ईथन, तुम मेरी बहन के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि टाइलर इतना सीधा सवाल पूछ लेगा। तुम हकलाते हुए बोले, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी इंसान है, वो सुंदर है, एक अच्छे परिवार से हैं और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। रुको, नेचर अच्छा है? ईथन, तुम पक्का मेरी बहन क्लोई की ही बात कर रहे हो ना? हाँ, क्यों? टाइलर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन का नेचर भी कभी किसी को अच्छा लग सकता है। ठीक है ईथन, आगे बोलो। तुमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और क्लोई के बारे में अपनी फीलिंग्स बताते रहे जिस दिन मैं उससे पहली बार मिला था। इससे पहले कि तुम समझ पाते, तुम बताने लगे कि तुम और क्लोई पहली बार कैसे मिले थे। टाइलर तुम्हारी बातों में पूरी तरह खो गया। कहानी खत्म होते होते वो अपनी बहन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने
लगा था। वाह इथन, मेरी बहन के साथ तुम्हारी ये कहानी तो किसी लव स्टोरी नॉवेल जैसी लग रही है। हाँ, कुछ कुछ वैसी ही है। तुम्हें सुनते सुनते मैं तो सच में अपनी बहन को किसी कहानी की हीरोइन के रूप में इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मानो तुम अपनी बहन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बात ये नहीं है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, बात बस ये है कि टाइलर तुम्हें क्लोई के पास्ट के बारे में बताने लगा। पता चला कि क्लोई हमेशा से ही थोड़ी गंभीर और कम बोलने वाली रही है, कभी खुलकर मुस्कुराती नहीं थी, लेकिन वह बचपन से ही बहुत होशियार थी। उसने अपनी उम्र के हर बच्चे को पीछे छोड़ दिया था। बिजनेस के मामले में क्लोई बहुत तेज, फैसले लेने में पक्की और सख्त थी, लेकिन उसने कभी स्टर्लिंग परिवार के नाम का सहारा नहीं लिया। जो कुछ किया खुद के दम पर किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि क्लोई ने अपनी मेहनत से एक एक सीढ़ी चढ़कर यह मुकाम हासिल किया था। बाद में जब दादाजी हेनरी की तबीयत खराब रहने लगी तो डेविड और लॉरा ने धीरे धीरे बिजनेस से दूरी बना ली। क्लोई को अकेले ही दोनों जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। फिर भी क्लोई ने हार नहीं मानी और सारे दबाव को झेला। उसने स्टर्लिंग ग्रुप को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये सब सुनने के बाद तुम हैरान रह गए कि क्लोई कितनी कमाल की इंसान है। तुम्हारी आंखों में उसके लिए सम्मान और तारीफ साफ झलक रही थी। टाइलर अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारी आंखों में वो तारीफ भरा भाव देखा, वो अचानक रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। इथन, देखा जाए तो मेरी बहन सच में कमाल की है, बस उसके थोड़े कड़क नेचर को थोड़ा सह लेना। लेकिन ये कहने के बाद टाइलर को एहसास हुआ कि वो फालतू में चिंता कर रहा है। आखिर तुम्हारे आसपास रहते वक्त क्लोई एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाती थी। एक लंबे सन्नाटे के बाद उसने अचानक पूछा, इथन, क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो? चादर के कोने पर टिका तुम्हारा हाथ वहीं थम गया। कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर तुमने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे लगता है हाँ मैं करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आखिरकार मेरी बहन को भी कोई मिल गया। उसकी बात खत्म होते ही तुम्हें अपने बगल से एक जैसी गहरी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। तुम हंसे, फिर घूम कर देखा तो टाइलर गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन उसने अब भी तुम्हें कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसी पोजीशन में आराम से सो रहा था। थोड़ी ही देर में तुम्हें भी झपकी आने लगी। तुमने अपना सिर झुकाया और नींद की आगोश में चले गए। नया साल पास आ रहा था, इसलिए हेज और स्टर्लिंग परिवार के नौकर चाकर सफाई और खरीदारी में व्यस्त हो गए। नौकरों को यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते देख तुम्हें अचानक पिछले साल की न्यू ईयर ईव याद आ गई। दादी को एक अच्छा नया साल देने के लिए तुमने कई कई नौकरियां की थी। जब दादी को इस बात का पता चला था तो उनका दिल टूट गया था। लेकिन न्यू ईयर ईव पर जब तुमने दादी को नए कपड़े खरीद कर दिए तो हालांकि उन्होंने पैसे बर्बाद करने पर डांट लगाई, पर वे अपनी मुस्कान नहीं छिपा पाई थी। दादी की याद आते ही, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, तुम्हारा दिल दर्द से भर गया। तुमने कभी नहीं सोचा था कि एक साल के भीतर इतना सब कुछ बदल जाएगा। दादी चली गई, वैनेसा से तुम्हारा रिश्ता टूट गया, लेकिन तुम्हें अपने असली माँ बाप मिल गए और तुम अपने हेत परिवार के पास वापस आ गए। तुम्हारे पास प्यार करने वाले माता पिता, एक भाई और एक बहन थी, और तुम्हारे पास क्लोई थी। क्लोई का ख्याल आते ही तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी मायूसी छा गई। क्लोई ने कहा था कि इस बिजी शेड्यूल के खत्म होते ही उसे आराम करने का वक्त मिलेगा, लेकिन न्यू ईयर ईव से ठीक कुछ दिन पहले अचानक एक बिजनेस ट्रिप आ गई। क्लोई को खुद जाना पड़ा। वो कई दिनों से बाहर थी। अब जब न्यू ईयर ईव सर पर थी, क्लोई अब भी विदेश में ही थी और वापस नहीं आ सकती थी। टाइलर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे सामने इसी बात का रोना रो रहा था। तुम्हें भी काफी बुरा लग रहा था। हैज परिवार के साथ ये तुम्हारी पहली न्यू ईयर ईव थी और तुम सच में इसे क्लोई के साथ बिताना चाहते थे। न्यू ईयर ईव के दिन स्टर्लिंग और हैज परिवार एक बार फिर साथ इकट्ठा हुए। क्लोई को छोड़कर बाकी सब वहाँ मौजूद थे। गोल मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। सबके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन बार बार तुम्हारी नजरें उस एक खाली कुर्सी पर जाकर टिक जाती थी। तुम चाहकर भी अपनी आह नहीं रोक पा रहे थे। मेरे नाती दामाद, ये लाल लिफाफा तुम्हारे दादाजी की तरफ से है। एक मोटा सा लाल लिफाफा तुम्हारे हाथों में आ गिरा। तुम पूरी तरह हैरान होकर उसे घूरने लगे। डेविड और लॉरा ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने भी दो मोटे लाल लिफाफे निकाल लिए। रॉबर्ट और हेलेन ने भी वही किया। देखते ही देखते तुम्हारे हाथों में 5-5 मोटे लाल लिफाफे आ चुके थे। उनमें से कोई भी हल्का नहीं था। नेथन और क्लेयर तुम्हारी ही उम्र के थे, इसलिए उन्हें तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें अपने लिफाफे थमा दिए, तीनों भाई बहनों ने तुम्हारे लिए एक एक लिफाफा निकाला। तुम हैरान होकर देखते रहे जब दो और लिफाफे तुम्हारे हाथों में थमा दिए गए। टाइलर भी एकदम हक्का बक्का लग रहा था। वाह ईथन, तुम्हें तो इतने सारे लाल लिफाफे मिले हैं। अफसोस की बात है कि मेरी बहन वाला सबसे बड़ा लिफाफा गायब है। अरे बुद्धू, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा भाई तुम्हें लिफाफा नहीं देगा? मेरी बहन तो कमाल ही है। छुट्टियों के दौरान उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। खाने के बाद दोनों परिवार लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। हेज परिवार के तीनों भाई बहन और टाइलर एक साथ बैठकर ताश खेलने लगे। टाइलर की किस्मत उस रात वाकई खराब चल रही थी। एक दर्जन से ज्यादा बाजी हारने के बाद उसने अपने पत्ते फेंक दिए। बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं खेल रहा, सिर्फ मैं ही हार रहा हूँ। अगर मेरी बहन यहाँ होती तो मेरी इतनी बुरी हालत नहीं होती, लेकिन तुम्हारी बहन तो अभी भी विदेश में है। वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या एक और बाजी खेल रहे हो? चलो भी पत्ते बांटो। मैं ये मानने से इनकार करता हूँ, तुम्हें खेलना नहीं आता था, इसलिए तुम किनारे से देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक गया। अचानक तुम्हारी जेब में पड़ा फोन बजा। तुमने निकाला तो देखा कि क्लोई का फोन आ रहा था। तुमने उन तीनों पर एक नजर डाली जो अभी भी बड़े ध्यान से खेल रहे थे। फिर तुम चुपके से फोन लेकर बाहर चले गए। ईथन, तुम क्या कर रहे हो? मैं टाइलर और अपने भाई बहनों को ताश खेलते देख रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? ईथन, मुझे तुम्हारी याद
याद आ रही है। तुम वापस कब आ रहे हो? शायद ये तुम्हारा वहम था, लेकिन तुम्हें उसकी तरफ से कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल उसकी साफ आवाज आई, इथन ऊपर देखो। तुमने अनजाने में ही ऊपर देखा। अहाते के बीचों बीच एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। जब तुमने देखा तो क्लोई ने हाथ हिलाया। क्लोई को देखते ही तुम्हें लगा जैसे तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। बिना झिझके तुम उसकी तरफ भागे, फिर तुमने उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्लोई, तुम वापस आ गई? कैसे? क्लोई ने अपना चेहरा तुम्हारी गर्दन में छुपा लिया। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस आ गई। तुम्हारा शरीर अकड़ गया, लेकिन तुमने क्लोई को खुद से दूर नहीं किया। तुमने उसे अपना चेहरा अपनी गर्दन में छुपाने दिया। उसकी गर्म सांसें तुम्हारी त्वचा को छू रही थी। तुम सिहर उठे। क्लोई समझ सकती थी कि तुम असहज महसूस कर रहे हो, लेकिन उस पल वह थोड़ी स्वार्थी होना चाहती थी, इसलिए छोड़ने के बजाय उसने तुम्हें और कसकर पकड़ लिया। क्लोई, क्या तुम थक गई हो? क्या तुम सच में बहुत थक गई हो? हाँ, थोड़ी सी। तुम मुझे खुद से दूर मत धकेलो। ईथन, मुझे तुम्हें पकड़े रहने दो। उसकी बातों से तुम्हारा दिल पिघल गया। तुमने धीरे से क्लोई की पीठ सहलाई। मैं तुम्हें दूर नहीं धकेलूंगा। तुमने तो कहा था कि तुम वापस नहीं आ सकती। तुम वापस क्यों आई? तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि तुम्हारी आवाज में थोड़ी शिकायत छुपी थी? क्लोई धीरे से हंसी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ईथन उदास हो, इसलिए मैंने जल्दी से काम निपटाया और भागकर वापस आ गई। तो क्या तुम मुझे देखकर खुश हो? तुम्हें क्लोई की आवाज में वो आत्मविश्वास और घमंड सुनाई दिया। तुम जिद में नहीं कहना चाहते थे, लेकिन 3 शब्द तुम्हारे होंठों तक आए और वापस चले गए। हाँ, थोड़े से। तुमने अपनी उंगलियों से दिखाया कि कितने थोड़े। क्लोई ने अपनी एक भौं उठाई। ओह, सिर्फ थोड़े से? उसने तुम्हारे छोटे से इशारे की नकल की। तुम हंस पड़े। तुम में से किसी को नहीं पता था कि तुम दोनों वहाँ कितनी देर गले मिले खड़े रहे। फिर तुम्हें ठंड लगी और तुम अनजाने में कांप उठे। तब जाकर क्लोई को एहसास हुआ कि तुम बिना कोट पहने बाहर भागे चले आए थे। सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्लोई ने तुम्हें फिर से कसकर बाहों में भर लिया। क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? शर्माते हुए तुमने अपना सिर न में हिलाया। नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही पकड़े रखोगी तो क्या होगा अगर डैड और नाथन ने हमें देख लिया तो? हम देख चुके हैं। पीछे से नाथन की थोड़ी दुखी सी आवाज आई। तुम मुड़े और देखा कि नाथन, क्लेयर और टाइलर वहीं खड़े थे जहाँ तुमने कॉल उठाया था। तुमने जल्दी से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन क्लोई ने तुम्हें नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने तुम्हें पकड़े रखा और हेज परिवार के लिविंग रूम की तरफ चल दी। जैसे ही तुम नाथन के पास से गुजरे, उसने छिड़कर कहा, तुम अभी अभी तो वापस आई हो और आते ही ईथन को मुझसे छीन रही हो? मुझे ईथन से मिले हुए कई दिन हो गए हैं। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। सॉरी, तो फिर उसे पकड़े ही रखो। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, लेकिन मेरे भाई को लग रही है। पूरा ग्रुप लिविंग रूम में आ गया। अंदर आते ही नाथन ने तुम्हें और क्लोई को जबरदस्ती अलग कर दिया। उसने उसे तुम्हारी बाहों से खींच लिया। वह साफ तौर पर जल रहा था। क्लोई को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक तरफ बैठ गई। टाइलर तुरंत उसके पास आया। उसने अपने पत्ते उसके हाथों में ठूंस दिए। दीदी, मुझे बचा लो। आपका भाई पूरी रात से हार रहा है। मेरी मदद करो। क्या कहती हो? 2-4 बाजी खेल लो। तुम्हें खेलना नहीं आता था, इसलिए तुम और टाइलर किनारे से देखने लगे। टाइलर एक बात में सही था। अगर क्लोई वहाँ होती तो वो पूरी रात इतनी बुरी तरह नहीं हारता। तुम्हें लगता था कि नाथन इस खेल में बहुत उस्ताद है, लेकिन ये क्लोई से मिलने से पहले की बात थी। जैसे ही क्लोई ने टाइलर की जगह ली, नाथन लगातार हारने लगा। क्लेयर भी काफी बाजियां हारी। नाथन क्लोई को हराने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। वो बार बार हार रहा था, लेकिन हर बार अगली बाजी शुरू करने की जिद कर रहा था और फिर से वो हार जाता। यहाँ तक कि तुम भी उस रोमांच में खो गए। बस अब मैं नहीं खेल रहा। क्लोई, क्या तुम इंसान भी हो? तुम हर बार कैसे जीत जाती हो? पूरी रात हारने के बाद आखिरकार टाइलर ने अपनी बहन की मदद से एक बाजी जीत ली। उसका चेहरा घमंड और गर्व से भर गया। नाथन, तुम मेरी बहन को गैर इंसानी नहीं कह सकते सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें हरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन की मदद से पहले तुम ही हार रहे थे। जो भी हो, मेरी बहन ने मुझे एक बाजी वापस जिताने में मदद की। ठीक है, अब बहुत हुआ। ये सिर्फ एक खेल है, इसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अरे 12 बजने वाले हैं, काउंटडाउन शुरू होने वाला है। अब और ताश नहीं। तुमने समय देखा। किसी तरह रात के 11:58 बज चुके थे। अचानक तुम क्लोई की तरफ झुके। पटाखे देखना चाहती हो? क्लोई की आंखें चमक उठी। सबके सामने तुमने उसका हाथ थामा और बगीचे की तरफ बढ़ गए। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। नए साल के काउंटडाउन के लिए तुम पांचों अहाते में खड़े थे। जैसे ही आखिरी सेकंड बीता, पहला पटाखा आसमान में छूटा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। आसमान में एक के बाद एक शानदार पटाखे फूटने लगे। पटाखे देखते हुए क्लोई की आंखें चमक रही थी। वह तुम्हारी तरफ मुड़ी। क्या ये तुम्हारा प्लान था? हाँ। क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। पटाखों के शोर के बीच तुम और क्लोई एक साथ बोले, हैप्पी न्यू ईयर। क्लोई, हैप्पी न्यू ईयर। एथन, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारा हाथ उसके हाथ की पकड़ में थोड़ा कस गया है। कुछ सेकंड बाद तुमने भी धीरे से उसका हाथ दबाया। आखिरकार तुम्हारी उंगलियां क्लोई की उंगलियों में उलझ गई।